की उसमें काफी चीजें क्लियर हुई। आशीष, हम शुरू करते हैं रियल क्लास, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। श्योर तो श्योर। हाँ, तो मैं ये अभी तक ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनग्रिड के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो तो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा शुरुआत करूंगा बेसिक से। ऑनग्रिड सिस्टम जो होता है वो उस कस्टमर को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिस कस्टमर के यहाँ आमतौर पे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। ठीक है। और सेकंड चीज, जिस जो कस्टमर ऐसी जगह में रहता है, चाहे वो शहर हो या गांव हो या कस्बा हो या तहसील हो या ब्लॉक हो, कुछ भी हो, वो ऐसी जगह पे रहता है जहां पे बिजली की अवेलेबिलिटी, ग्रिड की अवेलेबिलिटी सफिशियंट है, खास तौर पे दिन में। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने को, जिसके यहाँ या तो ग्रिड अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल भी है तो वो रात में अवेलेबल है, दिन में अवेलेबल नहीं। ठीक। पहली बात तो ये होगा, एकदम थंब रूल ये है कि यदि मान लो किसी को पैसे बचाना है बिजली बिल के, बिजली बिल अपना कम करना है, बिजली बिल अपना जीरो करना है, और या वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पे बिजली की अवेलेबिलिटी, ग्रिड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, खासकर दिन में तो बिल्कुल पूरे समय है, तो ही उसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज उसको ऑन ग्रिड रिकमेंड नहीं करेंगे, उसको फिर हम ऑफ ग्रिड देंगे। ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये होगी, जैसा कि सैफुल्लाह ने बताया, कि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं होती है। ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ क्या होते हैं, पैनल्स होते हैं, इन्वर्टर होता है, स्ट्रक्चर, डीसीडीबी, एसीडीबी, कनेक्टर्स, केबल, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। सेकंड चीज हो गई। ठीक है। थर्ड चीज ये हो गई कि ऑन ग्रिड सिस्टम में, यहाँ पे सैफुल्लाह यहाँ तो सही था, सैफुल्लाह ने एक जगह गलती की है कि उसने ये बोला कि यदि मान लो कस्टमर के यहाँ अभी 2.5 किलोवाट का अप्लायंसेस है और 3 किलोवाट सेंक्शन लोड है उसका, तो यदि मान लो वो एक एसी परचेस कर रहा है, तो उसको इन्वर्टर बड़ा लगाने के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि बाद में कल को उसको इन्वर्टर को एसी का लोड भी उठाना है। ऐसा नहीं है। ये बात आप लोग एकदम, जैसे शाहरुख खान ने भी कहा है स्टेटमेंट नो। ठीक है। तो साफ साफ की बात यह है कि ऐसा नहीं है। यदि हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं, उसका घर में चलने वाले उपकरणों के लोड से कोई संबंध नहीं, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम आपके घर में चल रहे उपकरणों के लोड को उठाना या उनको चलाना नहीं है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बिजली बनाएगा, बिजली बना के आपके घर में सप्लाई करेगा, आपके घर में सप्लाई करने के बाद में जितना एनर्जी बन जाएगी, बच जाएगी, उस एनर्जी को वो एमपीबी को वापस भेज देगा। ये उसका काम है। उसका काम आपके घर के उपकरणों को चलाना बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब अ, ये वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल क्या होता है उसका? आपके घर की छत पे पैनल लग जाएंगे, पैनल पे धूप पड़ेगी, फोटोवोल्टेक जो फीचर है वो पड़ेगा सूरज का, उससे बिजली बनेगी। बिजली बन के कहाँ, डीसी करंट बनेगा, डीसी पावर बनेगा। वो डीसी पावर कहाँ पे आएगा? आपके इन्वर्टर में आएगा। इन्वर्टर में आने के बाद वो डीसी पावर इन्वर्टर से, डीसी से एसी में कन्वर्ट होगा। एसी में कन्वर्ट होने के बाद में डायरेक्ट आपके घर का जो मेन सर्किट बोर्ड है, मेन पैनल है, वहां पे आपका वो पावर चला जाएगा। ठीक है। लेते हैं हम क्वेश्चन से, बोला 1 मिनट। वहां वो पावर चला जाएगा। जब वहां पे वो पावर चला जाएगा, कहाँ पे? आपके घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में। तो उस समय, जिस समय आपके पैनल्स में धूप रोशनी पड़ रही है, बिजली बन रही है, जितनी बिजली। सर आप म्यूट हो गए। अभी आ रही है आवाज? यस यस आ रही है अभी। हाँ, वो मेरा एक कॉल आया था, तो मैंने अब डीएनडी कर दिया है, तो अभी कॉल नहीं आएगा। 1 मिनट में एक काम और कर दो, एक सिम को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि
यस सर, आ रही है अभी। आ रही है? यस चलिए, यस, आ रही है। सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। मेरा कॉल आ गया था। नो प्रॉब्लम। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। क्या बात चल रही थी अपनी? लिंक टूट गया। ऑन ग्रिड सिस्टम सर, लास्ट पॉइंट में था हम। ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में हम ये देख रहे थे कि पहली बात तो ये है कि आपका घर के अप्लायंसेस से उससे कोई संबंध नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर का सैंक्शन लोड कितना है ये देखना पड़ता है। आपके घर आनंद में सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, हाँ, आपने इंटरनेट चेंज किया है क्या, नेटवर्क? नहीं तो कुछ डिस्टरबेंस है क्या? हाँ, मतलब आपका बैंडविड्थ लो है और पहले आवाज़ बहुत ब्रेक हो रहा है, पहले सही था। अच्छा, मैं फिर से कनेक्ट करूंगा बाहर होके। यस यस, अगर आपने दूसरा चलिए, नेटवर्क सेलेक्ट किया तो नेटवर्क पहले। नेटवर्क मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने एक सिम मेरी ऑफ कर दी है क्योंकि उसमें कॉल आ रहा था। ओके ओके, तो आवाज़ बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं लॉग आउट करूँ कि करके फिर से करूँ क्या? यस यस श्योर, नो प्रॉब्लम। चलिए, ठीक होगा। अ, जब हम एक बार ये देख लेते हैं कि किसी कस्टमर के यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम जिसको हम रिकमेंड करते हैं उसको हम ये ध्यान देंगे कि वो उसका पर्पस क्या है लगवाने का। कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आता है या किसी को भी हम किसी के पास हम जाते हैं मान लो, तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि आपका बिजली बिल कितना आता है, ये पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका बिजली बिल यदि कम आता है तो उसको ऑन ग्रिड लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे सिस्टम लगाया जा रहा है वहां पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी कितनी है। यदि मान लो ग्रिड अवेलेबल नहीं है ज्यादा, या ज्यादा है भी तो दिन में कम है, रात में ज्यादा है, तो भी ऑन ग्रिड सिस्टम उसके यहाँ फायदेमंद नहीं है। जब ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और जब बिजली का अवेलेबिलिटी, ग्रिड की अवेलेबिलिटी बहुत समय है, तभी हम उसको रिकमेंड करेंगे। तो पहली प्रक्रिया क्या होगी कि हमें ये पता करना है कि उसके यहाँ, कस्टमर के यहाँ जो बिल है वो कितना आ रहा है और जो ग्रिड की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। फिर हम काय पे आएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हम उसका बिल देखेंगे, उसके बिल में सैंक्शन लोड कितना है। क्योंकि आमतौर पे लगभग हर स्टेट में हर डिस्कॉम जो होती है वो सैंक्शन लोड से ऊपर सिस्टम लगाना अलाउ नहीं करती। सपोज कीजिए आपके बिजली बिल में सैंक्शन लोड मान लो 5 किलोवाट है या 3 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, तो इसके यहाँ 2 किलोवाट है, उसको 2 किलोवाट सोलर सिस्टम ही लगाना अलाउड है। 2 किलोवाट वाला बंदा जो है वो 3 किलोवाट सिस्टम नहीं लगा सकता। यदि मान लो उसको कल को जाके कुछ और सिस्टम परचेज करने हैं या उसको सिस्टम बड़ा लगाना है सोलर का, तो उसको सबसे पहले अपना सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ेगा, पहली प्रक्रिया वो करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि सैंक्शन लोड कितना भी हो, लेकिन क्या उसका बिजली बिल कम तो नहीं आ रहा। यदि मान लो जैसे अभी हमने देखा था सैफुल्ला के केस में, सैफुल्ला के फ्रेंड का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है, ठीक है। अब 10 किलोवाट सैंक्शन लोड यदि है, लेकिन उसका बिजली बिल मान लो आता है हर महीने 1,000-1,200 रुपए, और गर्मी के महीने में आता है मान लो 2,500 रुपए। तो जब 2,500 रुपए बिल आ रहा है, तो ऐसा है लिखेंगे हम कि 10 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो हम 10 किलोवाट उसमें उसके यहाँ सिस्टम लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड है, उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, भले उसका सैंक्शन लोड ज्यादा होगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, सपोज कीजिए किसी का सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है और उसके यहाँ बिजली बिल आता है 4,500 रुपए, तो हम उसके यहाँ 5 किलोवाट सिस्टम नहीं लगा देंगे, 5 किलोवाट कॉन्ग्रेट सिस्टम। क्यों? ये देखते हुए कि उसका बिजली बिल 4,500 आ रहा है, या पॉसिबल नहीं है लगाना वो, जब तक कि उसका लोड जो है, जो 1 किलोवाट है, उसको बढ़ा के 5 किलोवाट ना किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसके मतलब ग्रिड की अवेलेबिलिटी और बिजली बिल कितना है, आता है ज्यादा आता है कम आता है। ये देखने के बाद हम ये देखेंगे कि उसका सैंक्शन लोड कितना है, और फोर्थ में हम ये देखेंगे कि उसका बिजली बिल कितना है। और सबसे अच्छा ये होगा कि बिजली बिल में हम बिजली बिल का जो अमाउंट है वो देखने की बजाय हम ये देखें कि उसने यूनिट्स कितनी कंजम्पशन की है, वो भी लास्ट मंथ में नहीं, पिछले 12 महीनों। सबसे अच्छा क्या होगा कि हम 12 महीनों का जो कंजम्पशन है उसका यूनिट्स के मामले में वो हम निकालें, उसका टोटल करें और उसको हम 12 से डिवाइड करें। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक कंज्यूमर ठंड में कम बिजली उपयोग करता होगा, गर्मी में ज्यादा करता होगा, बरसात में
ना कम ना ज्यादा, लगभग एक एवरेज करता होगा। ठीक है, तो जब ठंड में कम बिजली उपयोग करता है वो, और ठंड में मान लो हम उससे आके मिल रहे हैं या वो हमसे आके मिल रहा है, और हमने लास्ट मंथ का बिजली बिल देखा और हमने देखा कि इसकी कंजम्पशन तो 200 यूनिट का है, तो हमने उसके हिसाब से सिस्टम लगा दिया, तो वो भी गलत है। यदि मान लो वो कस्टमर गर्मी में आया हमारे यहाँ कंज्यूमर, और गर्मी में उसके यहाँ एसी, पानी की मोटर, कूलर, पंखे ये सब चलते हैं, और गर्मी का बिल उसका मान लो आता है 8,000 रुपए, बाकी महीनों में ठंड के महीनों में उसका आता है मान लो 1,000 रुपए, तो हमने 8,000 के मान से उसको सिस्टम बड़ा लगा दिया, ये भी गलत है। सॉरी। तो इसलिए हमको ना ठंड, ना गर्मी, ना बरसात ये सब नहीं देखना है, पिछले 12 महीनों में उसका कंजम्पशन का क्या फैशन है, क्या रेशियो है, क्या औसत है, वो हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी कंज्यूमर को जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ भैया आपके यहाँ बिजली बिल ज्यादा आता है और आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी है, तो आपको ऑन ग्रिड लगाना फायदेमंद होगा, क्योंकि आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, या जीरो नहीं होगा तो कम से कम हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि आपने पिछले 12 महीनों में कितनी बिजली उपयोग की है। सपोज कीजिए उसने ठंड के महीनों में उपयोग किया है 200 यूनिट, 250 यूनिट, 300 यूनिट तक, और गर्मी के महीने में उसने उपयोग किया मान लो 500 यूनिट, 600 यूनिट, कभी कभी 700 यूनिट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज निकालने के बाद क्या होता है वो हम उस पर आते हैं। सपोज कीजिए हमने एवरेज निकाल लिया कि पिछले 12 महीनों में उस बंदे ने 3,000 यूनिट उपयोग किए। ठीक है, अब मान लो 3,000 यूनिट उपयोग की है पिछले 12 महीनों में, तो 3,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आएगा, 250 आएगा। ठीक है, अब 250 आया, 12 दूनी 2400, 12 पंजी 60, 250 आया मान लो, तो हमने क्या निकाल लिया निष्कर्ष कि एक बंदा जो हमारे यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के लिए आया हुआ है, उसका बिजली का कंजम्पशन इतना है कि यदि उसको हम डिवाइड करें 12 से, तो औसत रूप से वो आता है पर मंथ 250 यूनिट्स का। अब 250 यूनिट्स यदि आ रहा है, वो 250 यूनिट्स कंजम्पशन जो कर रहा है वो एवरेज रूप से, वो पर डे में कितनी कर रहा है। यदि मान लो हम 250 डिवाइड बाय 30 करते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितना आता है, तो आता है वो लगभग 8 या 24, मतलब 8, 8.1, 8.2 ऐसा आता है वो, इतनी यूनिट्स वो पर डे यूज कर रहा है। ठीक है, अब इतनी यूनिट पर डे यूज कर रहा है, तो हमें क्या रिकमेंड करना है उसको, हमें उसको रिकमेंड ये करना है कि वो सिस्टम इतना बड़ा लगाए कि उसका कंजम्पशन जो है वो उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम, लगाए गए सिस्टम से कंपनसेट हो जाए। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या है, सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम का, रूफटॉप सिस्टम का मेन उद्देश्य ये है कि कस्टमर अपने घर में इतनी बिजली पैदा करे सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक, कि जब शाम को 6 बजे सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो अगली सुबह 6 बजे तक जो वो ग्रिड उपयोग करता है, जो ग्रिड यूज करता है, वो बिजली कंपनसेट हो जाए। मतलब वो इतनी बिजली पैदा करे कि वो उतनी बिजली उपयोग कर ले, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एक औसत रूप से। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है। क्यों उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारे कस्टमर के बिजली बिल को हमको कम करना है, हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य उसमें सोलर सिस्टम लगा के उससे पैसा कमाना नहीं है, हमको अपना बिजली बिल कम करना है या जीरो करना है। ठीक है, अब हमने मान लो देखा कि 250 यूनिट वो यूज कर रहा है। एक सोलर सिस्टम जो होता है, एक ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट का औसत रूप से कितनी यूनिट बनाता है, सभी को पता हो आप लोगों को, 4 यूनिट बनाता है। ठीक है, अब ये 4 यूनिट जो बनाता है, ये वो बनाता है औसत रूप से। गर्मी में ये 4.5 भी होता है, ठंड में 5.5 भी होता है, 5 यूनिट पर किलोवाट भी होता है, और बरसात में ये 3 किलो यूनिट पर किलोवाट भी होता है, कभी कभी 2 यूनिट पर किलोवाट भी होता है। या यदि बहुत ज्यादा मौसम खराब है, दिन भर सुबह से लेकर रात तक बादल हैं काले काले और पानी गिर रहा है, तो हो सकता है कि वो 1.5 यूनिट बनाए पर किलोवाट, यानी आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, तो हो सकता है कि सिर्फ 3 यूनिट बने आपके उस घर में उस दिन, रेयर केस में। लेकिन 3 यूनिट ना बनेगी तो 4 बनेगी, 5 बनेगी बरसात में। यही 2 किलोवाट का सिस्टम ठंड के सीजन में बनाएगा 8 यूनिट, 9 यूनिट, कभी कभी 9.5 यूनिट, गर्मी में 9.5 यूनिट, 10 यूनिट ऐसा बनाएगा। इसमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपका कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो ये बोलेगा कि गर्मी में तो बहुत यूनिट बनती होगी क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ती है। ये भी उसको समझाना जरूरी है, या आप भी ये समझते होंगे कि सोलर सिस्टम का गर्मी से कोई लेना देना नहीं है।
खासकर कौन सा, फोटोवोल्टिक सिस्टम का। पिछली बार हमने बात की थी थर्मल पावर की, और हमने बात की थी अपना सोलर वाटर हीटर की, उसका लेना देना गर्मी से होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की, फोटोवोल्टिक सिस्टम की, तो फोटोवोल्टिक सिस्टम का गर्मी से लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे है, जो सूरज की रोशनी आ रही है वो कितनी साफ आ रही है, कितनी किरणें तीखी आ रही हैं। यानी ठंड के मौसम में क्या होता है, गर्मी तो बहुत कम होती है, लेकिन आसमान एकदम साफ होता है, तो एकदम पीली रोशनी पड़ती है बहुत तेज। तब क्या होता है, हमारा सिस्टम सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि जब जब पैनल पे ज्यादा धूप पड़ेगी, बहुत तेज धूप पड़ेगी और पैनल गर्म हो जाएंगे, तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होगी। आपका सिस्टम जो है उसमें एक प्रोसेस होती है हीट लॉस की। जब सेल्स पे धूप पड़ती है और सेल गर्म होता है, तो हीट लॉस के कारण क्या होता है, उसकी जो क्षमता है कुछ कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ठंड और गर्मी के मौसम में हमारा सिस्टम जो है, हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, वो अच्छी बिजली बनाएगा, ज्यादा बिजली बनाएगा बनिस्बत गर्मी के। ठीक है, सॉरी, बरसात के। बरसात में उसकी बिजली कम बनेगी। और यदि ठंड और गर्मी में तुलना करें हम, तो परफॉर्मेंस जो रहेगा वो ठंड के मौसम में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि ठंड में चूंकि कोहरा होता है, तो हो सकता है कि सुबह के 9 बजे तक आपका सूरज निकले ही ना। और शाम को चूंकि ठंड के मौसम में शाम को 4 बजे के बाद जल्दी अंधेरा हो जाता है, शाम जल्दी हो जाती है, तो उस समय भी उस कारण से भी बिजली कम बनती है, कंजम्पशन जो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी में सूरज जल्दी निकल जाता है सुबह 6 बजे, और डूबता कब है, शाम को देर से डूबता है। दिन भर बहुत लंबा पीरियड मिलता है हमको सूरज की रोशनी वाला। तो इस कारण से गर्मी में थोड़ी ज्यादा यूनिट बनती है। लेकिन जो पीक परफॉर्मेंस है, पीक परफॉर्मेंस मतलब जो आपका सिस्टम का जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, वो आपको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आपको वो ठंड में मिलेगा, या बहुत आशाजनक बात यह है कि आपके सिस्टम का पीक परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बरसात में। या बरसात में ना बोले अपन, तो वो उस दिन बोले जिस दिन आपके आपके शहर में, आपके एरिया में बादल हो। ऐसा कैसे होता है, ये तो बोलेंगे तो आप किसी को, तो लोग बोलेंगे कि आप को पता नहीं सोलर के बारे में। पर बादल में तो कम बिजली बनती है, बादल में तो ये प्रोडक्शन कम होता है कम, मानते हैं। लेकिन पैनल पे बिजली पड़ने पे जो पैनल आउटपुट देता है, उसका एसटीसी क्या है? एसटीसी बोले तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। वो क्या है? बरसात मतलब बारिश, रेनी सीजन। ठीक है, तो उसका जो पैनल पे जब बिजली धूप पड़ती है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। और जब बारिश हो रही है, जब रेनी सीजन है, जब क्लाउडी वेदर है, तो कम होगा। लेकिन जो उसका एसटीसी है वो क्या है? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस यदि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, और आपके पैनल्स पे कोई डस्ट नहीं है, पैनल्स क्लियर हैं, आपके वहां धूप एकदम तीखी निकली हुई है, एकदम साफ धूप है, क्लाउडी वेदर नहीं है, बिल्कुल साफ आसमान है, तो आपका पैनल जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। अब सपोज कीजिए आपके एरिया में रेनी सीजन है, सुबह से आपके यहाँ क्लाउड्स हैं, सुबह से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक एकदम क्लाउडी वेदर है, तो क्या होगा? यदि मान लो ये गर्मी का मौसम है, या ठंड का मौसम है, या बरसात का मौसम है, और सुबह से लेके 12 बजे तक एकदम क्लाउडी वेदर है, या पानी गिर रहा है, तो क्या होगा? पानी गिर रहा है तो पैनल साफ हो रहे हैं, पैनल की डस्ट क्लियर हो रही है, और चूंकि क्लाउडी वेदर है, तो पैनल पे का जो सरफेस है वो ठंडा है। ठीक है, टेम्परेचर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर वो कम है, 25 डिग्री है या उससे कम है। ठीक है, अब ऐसे में यदि 12 बजे के आसपास, या 12:30 या 1 बजे के आसपास, सपोज कीजिए आपका आसमान एकदम क्लियर होता है, अचानक से बादल छटते हैं, क्लाउडी वेदर खत्म हो जाता है, और एकदम तेज सनशाइन होती है, सूरज जो है एकदम तेज चमकता है। उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो आउटपुट है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, आपका जो सिस्टम है वो सबसे हाईएस्ट परफॉर्म करेगा। हो सकता है 5 किलोवाट, यदि आपने सिस्टम लगाया हुआ है 5 किलोवाट का, उस 5 किलोवाट में आपको 4950 वॉट्स जनरेशन मिल जाए, मतलब टोटल में से 50 वॉट कम सिर्फ, ऐसा मिल जाए। अदरवाइज बाकी समय में जो आपका साल भर रहेगा, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, आपको एक 5 किलोवाट सिस्टम में 4000, 3800, 3700, 3800,
4000 या 4200, इससे ऊपर आउटपुट नहीं मिलेगा। कभी कभी हो सकता है 4400 मिल जाए, 4500 मिल जाए, लेकिन उससे ऊपर नहीं मिलेगा। 80% से ऊपर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस विल बी लेस देन 80%। ओके, बाकी क्लाउडी वेदर में या बरसात के वेदर के मौसम में या ऐसे मौसम में जब गर्मी भी है लेकिन सुबह से बादल हैं, क्लाउड्स हैं, उस समय यदि 12 बजे या 1 बजे बादल छटते हैं तो आपको पीक परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं, हम इस पे आ रहे थे कि हमने ये देख लिया कि कस्टमर के यहाँ बिजली रहती है, उसके यहाँ बिजली बिल ज्यादा आता है, उसका जो कंजम्पशन है वो लगभग 3000 यूनिट्स पर ईयर का है, उसका जो महीने का कंजम्पशन है वो लगभग 250 यूनिट्स का है, और 250 यूनिट्स को डिवाइड बाय 30 करेंगे तो उसका पर डे का कंजम्पशन है 8 यूनिट्स का। अब जब 8 यूनिट्स का कंजम्पशन है उसका, और हमने अभी बताया आपको कि 1 किलोवाट जो सिस्टम है ऑनग्रिड का वो औसत रूप से बनाता है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो हम कितना सिस्टम लगाने को बोलेंगे, कितना बड़ा सिस्टम लगाने को बोलेंगे कस्टमर को? 2 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि ये 2 किलोवाट सिस्टम जो है ये औसत रूप से 4 यूनिट पर किलोवाट के मान से 8 यूनिट बनाएगा, और 8 यूनिट बनाएगा तो महीने की बनेंगी 8 या 24 यूनिट, 240 यूनिट्स। और जब 240 यूनिट्स बनेंगी, उसका कंजम्पशन 250 यूनिट्स का है, तो लगभग एट पार, मतलब लगभग जितना वो कंजम्पशन कर रहा है औसत रूप से, उतनी बिजली उसके घर के सिस्टम पे बन जाएगी। क्योंकि अभी जो आपके यहाँ इन्वर्टर सॉरी मीटर लगा हुआ है आपके घरों में, वो मीटर है आपका यूनिडायरेक्शनल, उसमें सिर्फ बिजली आती है, जाती नहीं है। लेकिन जब आप ऑनग्रिड सिस्टम लगवाते हो तो ये मीटर आपका वापस हो जाता है ग्रिड को, डिस्कॉम को। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये जो आपका मीटर है यूनिडायरेक्शनल मीटर, ये आपका डिस्कॉम को वापस हो जाता है, और डिस्कॉम की तरफ से मिला हुआ या आपने खुद जो परचेज किया है एक नेट मीटर, जिसको बोलते हैं ना अपन नेट मीटरिंग करवा रहे हैं, नेट मीटरिंग सिस्टम लगा रहे हैं, तो एक नेट मीटर जो आप खुद परचेज करते हो या आपको डिस्कॉम उससे मिलता है, यदि आप डिस्कॉम से मिलता है तो आपको उसको टेस्टिंग नहीं करवाना पड़ता है। यदि आप खुद परचेज कर रहे हो तो आपको उसको अपनी डिस्कॉम से टेस्टिंग करके अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिस्टम जब वो मीटर जब लगाती है डिस्कॉम, डिस्कॉम के जो वो होते हैं कर्मचारी, जब आपका मीटर बदल के वो नेट मीटर लगाते हैं तो वो नेट मीटर होता है बाय डायरेक्शनल। ठीक है, जैसा कि पहले वाला क्या था आपका यूनिडायरेक्शनल, अब आपका मीटर होगा बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मीन्स न केवल उसमें बिजली आएगी बल्कि जाएगी भी। दिन में क्या होगा, सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके पैनल्स पे धूप पड़ेगी, डीसी पावर बनेगा, वो डीसी पावर इन्वर्टर में जाकर डीसी से एसी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, सपोज कीजिए मैंने अभी घर पे लगाया हुआ है, मेरे घर पे लगा हुआ सिस्टम 2017 से 2 किलोवाट का। अभी क्लाउडी वेदर है और अभी दोपहर सुबह के 11:15 बज रहे हैं। अभी मेरा सिस्टम बना रहा है मान लो 800 यूनिट, क्योंकि वेदर क्लाउडी है तो परफॉर्मेंस कम आ रहा है, उस वो बना रहा है 800 यूनिट। अब मेरे यहाँ पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रहे हैं, लगभग मैं 300 यूनिट खर्च कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये 800 यूनिट जो पैनल्स में बन रही हैं, 800 जो वॉट बन रहा है, वो 800 वॉट नीचे में आके डीसी से एसी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो पूरी एनर्जी जो है वो पूरी एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरे घर पे। ठीक है, लेकिन घर पे कितना हो रहा है यूज, सिर्फ 300 वाट, क्योंकि एक फैन चल रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, बाकी सब चीजें बंद है, टीवी बंद है, सबमर्सिबल बंद है, मोटर बंद है, पानी की सब बंद है, और वॉशिंग मशीन बंद है, कूलर बंद है। तो क्या हो रहा है कि 800 वाट जो बन रहे हैं, उस 800 वाट में से 300 वाट यूज हो रहा है, कितना बच रहा है, 500 वाट। ये 500 वाट हर मिनट हर सेकंड कहाँ जा रहा है, डिस्कॉम में वापस, डिस्कॉम को वापस जा रहा है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑनग्रिड सिस्टम। और यदि मान लो इसका उल्टा हो जाए, अभी मान लो मेरे घर पे सबमर्सिबल जो है वो शुरू हो जाए, पानी की मोटर, फ्रिज शुरू, कूलर शुरू हो जाए, टीवी शुरू हो जाए, और मान लो मेरा कंजम्पशन हो जाए 1800 वाट का। जब 1800 वाट कंजम्पशन में कर रहा हूँ और मेरे पैनल्स अभी 800 वाट बना रहे हैं, तो क्या होगा, 800 वाट जो है वो इन्वर्टर के माध्यम से मेरे घर पे जाएगा और वो यूज हो जाएगा, और जो बचा हुआ 1000 वाट है वो मेरा जो सिस्टम है वो अपने आप कहाँ से ले लेगा,
ग्रिड से ले लेगा और ग्रिड का 1000 वाट प्लस मेरे सोलर का 800 वाट मिला के 1800 वाट जो मेरा खर्च हो रहा है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी जनरेशन उतना हो रहा हो जितना आप उपयोग कर रहे हो तो वो पूरा पूरा यूज हो जाएगा। यदि ज्यादा हो रहा हो तो वो डिस्काउंट में वापस चला जाएगा, तो यदि कम हो रहा हो तो डिस्काउंट से उतना आप विड्रॉ कर लोगे, उतना आप पावर विड्रॉ कर लोगे। इस टेक्निक पे या इस थ्योरी पे ऑनग्रिड सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब सुबह से लेकर शाम तक ऐसा होता रहेगा। मान लो कि आपने बिजली बनाई भी, उपयोग भी करी और डिस्काम को भेज भी दी, तो हो सकता है कि आप दिन भर में इतनी यूनिट बना के भेज दो, डिस्काम को इतना पावर भेज दो कि जब शाम को 6 बजे के बाद आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो अगली सुबह 6 बजे तक जो आप बिजली यूज करते हो वो बिजली आप पहले से बना के डिस्काम को भेज चुके हो। इस कारण से आपका बिजली बिल जो है वो रिड्यूस होता है और कुछ कुछ केसेस में ये बिजली बिल जीरो भी हो जाता है। अब जब जीरो हो जाता है तो लोग ये भी बोलेंगे कि सर वो भले हम बिजली उपयोग ना भी करें तो जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो तो हमारे आएंगे, आते हैं। जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो हमारे उसका बिजली बिल आता है, लेकिन वो फिक्स चार्जेस जो होते हैं वो भी कई बार आपके द्वारा भेजे गए यूनिट से कंपनसेट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है, सपोज कीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे यहाँ सिस्टम लगा हुआ 2 किलोवाट का। साल भर में मैंने 6000 यूनिट्स बनाई अपने सिस्टम पे और मैंने बना के कुछ यूज कर ली अपने घर पे और लगभग मैंने 4000 यूनिट्स जो है वो डिस्काउंट को भेज दी। 6000 यूनिट्स मेरे यहाँ जनरेशन हुआ, 2000 मैंने दिन के समय में उपयोग कर लिया शेयरिंग मोड पे। शेयरिंग मोड पे काम करता है हमारा। और जो बची 4000 यूनिट्स है वो हमने भेज दी कहाँ पे? डिस्कॉम को। लेकिन उसके बदले में मैंने रात के समय में या दिन के समय में जब मैं ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ और मुझे पावर विड्रॉ करनी पड़ रही है, मेरा यूसेज ज्यादा है, तो मैंने 3200 यूनिट जो है 3200 यूनिट्स मैंने डिस्कॉम से ली। तो सिनेरियो क्या है? आई हैव प्रोड्यूस्ड 6000 यूनिट्स फ्रॉम माय 2 किलोवाट सोलर सिस्टम फॉर एन एग्जांपल एंड आई हैव यूज्ड 2000 यूनिट्स इन डे टाइम by sharing mode. Then I have exported 4000 units to Discom. ठीक है? And in night time I have used 3200 units. तो मेरा सिनेरियो का निकला I have exported 800 units extra to Discom. मैंने बनाई कितनी है? 6000, 2000 मैंने उपयोग करी, 4000 मैंने भेज दी डिस्कॉम को और मैंने बदले में 3200 यूनिट ली सिर्फ उससे। तो मैंने 800 यूनिट्स जो है 800 यूनिट्स मैंने ज्यादा एक्सपोर्ट किए डिस्कॉम को। अब क्या होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यदि ये सिनेरियो रहता है, क्योंकि हमारा जो सेटलमेंट होता है ऑनग्रिड सिस्टम का वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो अपना फाइनेंशियल ईयर भी होता है। तो मान लो हमारा 31 मार्च को 400 यूनिट हमने 800 यूनिट हमने ज्यादा एक्सपोर्ट की है डिस्कॉम को, तो क्या होगा? होगा ये कि जब अगला अप्रैल महीने का बिल आएगा आपका मई के महीने में, अप्रैल महीने का बिल, अप्रैल नेक्स्ट ईयर जो अप्रैल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, उसका जब बिजली बिल आएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा मई के महीने में, तो वो जो 800 यूनिट आपने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट की हुई है उसके बदले में जो भी आपका एपीपीसी है, एपीपीसी बोले तो एवरेज पावर परचेज कॉस्ट, सपोज कीजिए आपके एरिया में, आपके डिस्कॉम में वो आपकी पावर परचेज कॉस्ट है 3 रुपए। एपीपीसी की बात कर रहा हूं मैं। जो बिजली आ रही है वो तो आ रही है मान लो आपके यहाँ 6 रुपए से, जैसा कि मैंने अभी सैफुल्लाह के केस में देखा था कि लगभग 10 रुपए आ रही है क्योंकि वो कमर्शियल है, उसकी दुकान का बिल है, तो 400 यूनिट के बदले में उसको बिल आया है लगभग 4000 रुपए का, मतलब 10 रुपीज पर यूनिट उसका कॉस्ट हो गई। लेकिन यदि मान लो हम बात कर रहे हैं घर की यूनिट्स की, घर के रेसिडेंशियल मीटर की, तो वो जो यूनिट्स रेट होता है वो होता है 5 रुपए 6 रुपए, लेकिन वो रेट होता है जिसमें बिजली आपको मिल रही है। ठीक है, मिल रही है बिजली तो कंपनसेट भी हो रही है। यदि मान लो आप पैदा कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और आप दे रहे हो एमपी आपकी बोर्ड को, तो वो जितने रेट से मिल रही है उतने रेट से कंपनसेट भी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा भेजी हुई है, एक्स्ट्रा एक्सपोर्टेड यूनिट्स हैं, उनका आपको उस रेट से पैसा मतलब क्रेडिट नहीं मिलता, उनका आपको मिलता है क्रेडिट एपीपीसी से, एवरेज पावर परचेज कॉस्ट, जो आपके पीपीए में नोट होता है। अब ये पीपीए क्या होता है? पीपीए होता है पावर परचेज एग्रीमेंट, जो आपके कंज्यूमर और आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी डिस्कॉम के बीच में जो अनुबंध होता है वो उसको बोलते हैं पीपीए।
तो उसके तहत ये जो आपका एपीपीसी है, आपका एवरेज पावर परचेज कॉस्ट है, उसमें लिखा हुआ मान लो कि 3 रुपए से आपको मिलेगा, या आपकी उस ईयर की, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार ये जो एपीपीसी होता है हर बार, हर साल चेंज होता है। तो आपका मान लो इस साल का आईपीपीसी है 3 रुपए, और आपने 800 यूनिट एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट की हुई है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका 800 यूनिट का 3 रुपए के मान से जो 2400 रुपए है, अभी यहाँ काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्टिंग इनटू रुपीस, 800 यूनिट के मान से जो 800 यूनिट का 3 रुपए के मान से जो 2400 रुपए है, वो आपके अप्रैल पेड मई के बिल में क्रेडिट में आएगा। मतलब उस समय यदि मान लो आपका बिजली आपने उपयोग की थी 1000 रुपए की, और आपका 2400 रुपए क्रेडिट हो रहा है, तो आपका बिजली बिल जो आएगा वो आएगा -1400 रुपए का। ऐसा मतलब हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। मेरे कस्टमर जो है, अभी 2 कस्टमर्स, उनका मैं बिजली बिल डालूंगा आपके सर को, जो आपको भेज देंगे वो बिल, जो बिजली बिल आया है अभी एक कस्टमर का, वो आया है -1497, एक का आया है -631। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पिछले साल भर में बिजली ज्यादा प्रोड्यूस की अपने सोलर सिस्टम में, और लॉकडाउन की वजह से या किसी और वजह से उसने बिजली यूज कम की, एक्सपोर्ट ज्यादा की, प्रोड्यूस भी ज्यादा की, यूज कम की, एक्सपोर्ट भी ज्यादा की। तो क्या हुआ कि उसने साल भर में यदि 6000 यूनिट ली हैं और बना के भेजी है 7200, 7200, और विड्रॉ की है कितनी, 6000। तो 7200 ज्यादा होता है 6000 से, तो जो 1200 उसने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट की है, उसका 3 रुपए के मान से उसको 3600 रुपए क्रेडिट मिलेगा उसका। कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सिस्टम डिजाइनिंग का, कि सिस्टम की डिजाइन कैसे होती है, सिस्टम वर्क कैसे करता है, और सिस्टम किसके यहाँ लगाना चाहिए, ये सब बातें हैं भाई। अब एक अच्छा पैनल, एक अच्छा इन्वर्टर, एक अच्छा एसीडीबी डीसीडीबी, एसीडीबी डीसीडीबी पता होगा शायद आप लोगों को। डीसीडीबी मतलब होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डीसी मतलब तो सबको पता है, डायरेक्ट करंट। तो जब हम पैनल्स को आपस में जोड़ते हैं, चाहे वो सीरीज में जोड़े हम, चाहे पैरेलल में जोड़े, उनको जोड़ने के बाद उसका जो पावर है हम डालते हैं काय में, अपने इन्वर्टर में। इन्वर्टर में डालने के पहले हम एक बॉक्स लगाते हैं, ताकि हम पैनल्स में होने वाले किसी भी सर्ज को, किसी भी फॉल्ट को पहले हम खत्म कर दें, और वो इन्वर्टर को हमारा नुकसान उससे ना हो। उसको हम बोलते हैं डीसीडीबी, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, फिर इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलता है, उसको घर में भेजने के पहले हम लगाते हैं एसीडीबी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसीडीबी। एसीडीबी क्यों होता है? ताकि मान लो हमारे घर में कोई सर्ज हो रहा है, या कोई स्पाइक हो रही है, या कोई भी ऐसा चीज हो रही है जो हमारे इन्वर्टर को नुकसान कर सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं एसीडीबी। ठीक है, अब डीसीडीबी, एसीडीबी, इन्वर्टर और पैनल, इसके अलावा और क्या होता है उनके सिस्टम में? और होता है स्ट्रक्चर, और होता है क्या, MC4 कनेक्टर, आपका अर्थिंग होती है, और भी बहुत चीजें होती हैं, इनको हम बोलते हैं बीओएस। बीओएस मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम। तो हमें कौन सा पैनल लगाना है, कौन सा इन्वर्टर लगाना है, ये हम बहुत लंबी चर्चा है ये, इसका हम शॉर्ट में आपको बता देंगे कि आमतौर पे अभी जो बहुत से सिस्टम लगे हुए हैं या सिस्टम और लग रहे हैं, वो लग रहे हैं जो पैनल्स आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क, बाइफेशियल, हाफ कट, ये सब पैनल्स आते हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम लगे हुए हैं बहुत से, जो लग रहे हैं, वो सभी लग रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल क्या होता है? मल्टीक्रिस्टलाइन, ये वो पैनल्स होते हैं जो कंपेरेटिवली रेट में सस्ते होते हैं। इनका पर वाट जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, 18 रुपए पर वाट, 17 रुपए पर वाट, 19 रुपए पर वाट, ऐसा इनका प्राइस होता है। और ये इनका जो कैपेसिटी होती है, इनका जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकी पावर होती है, इनका जो कहना चाहिए एफिशिएंसी होती है, वो होती है लगभग 18%, 17%, 19% तक होती है। ठीक है, इनके बाद क्या आते हैं? इनके बाद आते हैं मोनो पैनल्स। मोनो पैनल्स कंपेरेटिवली पॉली पैनल्स से थोड़ा महंगे होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए में, पहले तो 4 रुपए महंगा था, अभी फिलहाल में तो ज्यादा रेट कम नहीं होगी, मतलब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, सिर्फ 2 रुपए महंगा मिलेगा आपको पॉली मोनो पैनल्स। लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन है, इनका जो एफिशिएंसी है, वो 21% तक होती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर आता है मोनोपर्क, वो थोड़ा और 22% तक एफिशिएंसी होती है।
थोड़ा और महंगा रहेगा 1 रुपए मोनो से। और अभी आ गए हैं बाईफेशियल, हाफ कट, ये सब आप गूगल पे सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने बजट के हिसाब से, अपने या कस्टमर के बजट बजट के हिसाब से उसको पॉली या मोनो पैनल यूज करने को बोलना है। इन्वर्टर हमें वो चूज करना है जो अपने इसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जिसमें ओवरलोडिंग अच्छी हो, इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। ठीक है, जैसे पैनल की बात करें हम तो अच्छे पैनल होते हैं, विक्रम, वारी, ये सब कंपनियां जो है ये बहुत सालों से काम कर रही हैं। विक्रम सोलर हुआ, वारी हुआ, ये सब पिछले 30 सालों से पैनल बना रही हैं। तो इनके जो पैनल्स हैं ये प्रूवन है कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। 30 साल से पैनल लगे हुए हैं इनके, 25 साल से फील्ड में, और अच्छा काम कर रहे हैं आज भी। अडानी भी आ गया है लेकिन अभी नया है, पतंजलि भी आ रहा है, वो भी नया है अभी। ठीक है, तो अडानी वगैरह के जो पैनल्स है वो 20 साल बाद कैसा काम करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन विक्रम हुआ, वारी हुआ, इस सब के पैनल जो है ये 20 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पैनल सबसे अच्छे हैं और इंडियन में थे सब। ठीक है, तो पैनल्स में विक्रम, वारी अच्छे होते हैं। यदि हम बात करें इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में पॉलीकैब है, ग्रोवाट है, और अपना के सोलारी है। ये बहुत से इन्वर्टर ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इनमें जैसे पॉलीकैब में 20% ओवरलोडिंग होती है। मतलब यदि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो, 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहे हो, तो उस पे आप 20% मतलब 600 वाट उसमें आप और पैनल लगा सकते हो, ताकि आपका सिस्टम, जो कि आपको पता है कि 3 किलोवाट के पैनल लगाओगे आप तो 3 किलोवाट आउटपुट देंगे नहीं, वो उससे कम देंगे। तो 2800 देंगे, 2700 देंगे या 2400 देंगे। तो यदि आप उस पर ज्यादा पैनल लगाते हो तो हो सकता है कि आपको पूरा 3 किलोवाट आउटपुट मिल जाए। क्योंकि 3600 वाट पैनल रहेंगे तो हो सकता है कि वो 2800 वाट, 2900 वाट की प्रोडक्शन कर दें आपको। ठीक है, तो ये इन्वर्टर जो है इनमें ओवरलोडिंग अच्छी होती है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आमतौर पे हॉट डिप गैल्वेनाइज सही होता है, एचडीजीआई बोलते हैं इसको, जीआई का अच्छा होता है। पॉस्मेक भी एक आता है, एक पीजीआई भी आता है। और यदि मान लो बहुत ही कम बजट है कस्टमर का, कस्टमर एग्री नहीं हो रहा है, तो आप लोकली किसी भी जो वेल्डिंग वाला है, फैब्रिकेशन वाला है, उससे एमएस यानी लोहे का भी बनवा के स्ट्रक्चर, उसको भी आप प्राइमर पेंट करवा के आप लगा सकते हो। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो खराब जल्दी होता है। ठीक है, यदि मान लो कस्टमर बिल्कुल भी एग्री नहीं है ज्यादा पैसे देने के लिए, तो आप उसको वो भी लगा सकते हो। फिर जो डीसीडी बीसीडी भी अच्छी कंपनी के होने चाहिए। और साथ में हमको ख्याल से लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर क्या काम करता है, जो हमारा ऑनग्रिड सिस्टम होता है उसमें पैनल, इन्वर्टर सबकी सेफ्टी करता है। यदि मान लो बिजली कड़कती है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर उस स्पाइक को, उसको पूरा ग्राउंड कर देगा, और आपके इन्वर्टर और पैनल जो है वो खराब होने से या जलने से, कुछ भी होने से बच जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, इसके अलावा MC4 कनेक्टर होते हैं, और होती है डीसी केबल। डीसी केबल क्यों होती है, कभी भी जब हम किसी भी केबल को बाहर लगा रहे हैं जहां पे धूप भी पड़ रही है, पानी भी पड़ रहा है, और साल में साल भर ऐसा हो रहा है, तो वहां पे हम एसी केबल यूज नहीं करते हैं। क्योंकि एसी केबल की जो कोटिंग होती है वो कोटिंग बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है। तो बहुत जल्दी वो कोटिंग जो है पाउडर बन के झड़ जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब भी बाहर लगाएं, आउटसाइड वेदर, आउटसाइड ऑफ द हाउस, यदि हम केबल यूज करें तो हम यूज करें कौन सी केबल, डीसी केबल। डीसी केबल में क्या होता है, उसका इंसुलेशन बढ़िया होता है और वो सालों साल काम करती है। ठीक है, तो पॉलीकैब की डीसी केबल होती है, या लैब की डीसी केबल होती है, केईआई की होती है, बहुत सी डीसी केबल आती हैं। पॉलीकैब या लैब लैब ये कंपनियां जो हैं ये बहुत अच्छी कंपनियां, रेपुटेड कंपनियां हैं, और इनकी डीसी केबल अच्छी मानी जाती है। डीसी केबल का साइज कितना होना चाहिए, ये डिपेंड ये करता है कि आपके इन्वर्टर का साइज, आपके पैनल्स का साइज कितना है। आमतौर पे एक 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट तक के लिए आपका जो 4 स्क्वायर डीसी केबल है वो सफिशियंट होता है। क्योंकि जब हम 8-10 पैनल सीरीज में लगाते हैं या 12-15 पैनल सीरीज में लगाते हैं, तो उसमें जितना पावर बनता है, जितना करंट बनता है, वो उसके लिए 4 स्क्वायर सफिशियंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ताकि सिस्टम को फिटिंग करने की। और सिस्टम को फिट करने के लिए जो ट्रेंड एक्सपर्ट लोग हैं वो होना चाहिए। यदि मान लो आप खुद करने फिट करने जा रहे हो तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसका। वो नॉलेज या तो आप ऐसी जो क्लासेस होती हैं उनसे, या फिर आपके जो और भी वीडियोस पड़े हुए हैं सिस्टम कैसे लगाएं, उनसे आप देख के हासिल कर लो, या किसी एक्सपर्ट की सलाह से उसके साथ रह के आप सीख लो, उसके बाद ही लगाना चाहिए आपको। क्योंकि डीसी पावर जो होता है, ये डीसी पावर बहुत ही हजार्डियस होता है।
इसमें ये फेटल होता है। इसमें आपको यदि मान लो आपको डीसी पावर ज्यादा झटका लगता है तो इसमें फिर आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए आप ये कोशिश करो कि आप जब भी काम कर रहे हो तो आप सेफ्टी के साथ काम करो। अभी मैं ये चाहूंगा कि बीच में अभी सैफुल्लाह ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो सैफुल्लाह या और भी जो लोग जो हैं, यदि उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करें और आपको हम अनम्यूट करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। हाँ सैफुल्लाह, आशीष इनको अनम्यूट कीजिए सैफुल्लाह को। यस। हाँ सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी हम 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, हम्म हम्म अभी हमारा लोड तो 3 किलोवाट का है, हम्म हम्म ठीक है। अभी ऐसा है तो इन्वर्टर में लोड ज्यादा बढ़ जाएगा ना सर? हम्म, अब ऐसा ठीक इन्वर्टर में लोड बढ़ गया तो इन्वर्टर का खराब होने के चांसेस है ना? ठीक है, ठीक, बस ये क्वेश्चन है आपका। हाँ वही है। चलिए ठीक। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, तो उनका बहुत का शुरू का पोर्शन निकल गया है। बाद में वो वीडियो देख लेंगे ये वाला। सीधी सी बात यह है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके घर में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया जा रहा है उससे आपके घर में चलने वाले अप्लायंसेस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपका इन्वर्टर आपके घर के उपकरणों को चलाने के लिए, उनको शुरू करने के लिए नहीं उपयोग हो रहा है। वो सिर्फ क्यों उपयोग हो रहा है? ताकि आपके घर में बिजली बने, बिजली बन के शेयरिंग मोड में वो बिजली यूज हो जाए और बची हुई बिजली कहाँ चली जाए? ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जाए। ये कब होता है जो आप बोल रहे हो सैफुल्लाह? ये कब होता है? जब हम लगाते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का काम क्या होता है? ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का काम ये होता है कि जब आपकी बिजली गोल हो जाती है, तो आपकी बिजली गोल होने के बाद में वो आपके पंखे, लाइट्स और टीवी इन सबको चलाए। तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यदि मान लो हमने उस पर ज्यादा लोड डाल दिया तो वो इन्वर्टर में ज्यादा लोड पड़ेगा, तो वो बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, या हो सकता है कि वो इन्वर्टर खराब भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका इन्वर्टर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर काम ये है कि वो डीसी पावर लेके पैनल से उसको एसी में कन्वर्ट करे और आपके घर में भेज दे, और बची हुई बिजली को कहाँ भेज दे? वापस भेज दे डिस्कॉम में। सिर्फ ये पर्पज है। इसलिए क्या होता है, जब लाइट गोल होती है, एक चीज बताना मैं भूल गया था, सभी को बता दूं मैं। आपके क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, आपने थैंक यू बोल दिया, लेकिन फिर भी बता दूंगा सभी को कि एक चीज बताना मैं भूल गया था। हर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में एक फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं एंटी आइलैंडिंग। एंटी आइलैंडिंग, ये एंटी आइलैंडिंग फीचर क्या होता है? ये एंटी आइलैंडिंग फीचर ये होता है कि जैसे ही हमारी बिजली गोल हो, जैसे ही हमारी ग्रिड की बिजली ऑफ हो जाए, हमारा इन्वर्टर सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स में काम करना बंद कर दे। मिली सेकंड्स में, मतलब सेकंड के भी हिस्से में, सेकंड से भी कम समय में काम करना बंद कर दे। और ये होता है आपके यहाँ, यदि ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है तो जैसे ही लाइट गोल होगी आपकी, आपका इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? सर क्यों क्यों काम नहीं कर सकता वो? उसके दो रीजन है। पहली बात तो ये है कि उसमें बैटरी है नहीं। आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर में बैटरी तो होती नहीं है। जब बैटरी होती नहीं है तो फिर वो ऑन कैसे रहेगा, चलेगा कैसे? और सेकंड चीज ये होती है कि जब हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम क्या होता है? बिजली जो बन रही है पैनल्स में, उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, घर में भेजना, बची बिजली कहाँ भेजना? एमपीवी में। किस लाइन से? उसी लाइन से जिस लाइन से आपके घर में बिजली आ रही है। जिस जिस केबल से आपके यहाँ घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी केबल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जो है वो वापस जाएगा कहाँ? डिस्कॉम। अब सपोज कीजिए मेरे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है और मेरे यहाँ जिस पोल से लाइन आई हुई है, उसी पोल से अभी किसी के यहाँ कनेक्शन होना है, दूसरा कनेक्शन मेरे पड़ोसी के यहाँ कनेक्शन होना है। और जो कनेक्शन होना है उसके लिए क्या हुआ? एमपीबी के कर्मचारी आए, उन्होंने फोन किया डिस्कॉम के ऑफिस में और बोला कि ये पोल की लाइट बंद कर दीजिए, आप शट डाउन कर दीजिए इसको, ये एरिया की लाइट जो है बंद कर दीजिए। उनने बंद कर दिया। अब जब बंद हो गई लाइन तो जो हमारा कर्मचारी है, एम्प्लॉय है एमपीबी का, बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो चढ़ के बढ़िया खंबे पे अपना काम कर रहा है, अपना कनेक्शन लगा रहा है।
सपोज कीजिए उसी समय मेरे यहाँ ये सिस्टम लगा हुआ है ऑन ग्रिड का, और उसका फीचर जो है कि बिजली बना के वापस भेजना एक्स्ट्रा बिजली को, उसने एक्स्ट्रा बची हुई बिजली जो है वो वापस भेज दी कहाँ पे, लाइन, उसी ग्रिड लाइन पे, ठीक है। और वो लाइन कहाँ जुड़ी हुई है, उसी खंभे पे जहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, वर्कमैनशिप कर रहा है वो वर्कर। जैसे ही वो पावर वहां पहुंचेगा तो उसको तो शॉक लग जाएगा और उसकी जान को खतरा पहुंच जाएगा। इसलिए पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे एमपी में, सब जगह पे जहां भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया जा रहा है, वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या करेगा, जैसे ही लाइट गोल होगी तो वो तुरंत काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका एंटी आइलैंडिंग फीचर जो है वो उसको बिना बिजली के काम करने का मौका नहीं देगा, ठीक है। तो ये फीचर जो होता है, इस फीचर के कारण आपका जो ये है इन्वर्टर है, ये इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितना लोड डाल रहे हो, क्योंकि इन्वर्टर है आपका, वो आपके घर के उपकरण नहीं चला रहा है, वो सिर्फ बिजली बना के या तो घर में भेज रहा है या बची बिजली एमपी में बोर्ड में भेज रहा है, बस। एमपी भी क्यों निकलता है, क्योंकि मैं एमपी का हूँ, इसलिए निकलता बार बार। तो वो या तो घर में, आपके घर में दे रहा है सप्लाई, या दे रहा है बोर्ड को। बाकी आपके घर में क्या सिस्टम लगा रहा है, अभी आपने 2 किलोवाट इन्वर्टर लगाया है, मान लो आपके यहाँ घर का सेंक्शन लोड मान लो 3 किलोवाट है, कल को आप इसमें 4 एसी और लगाते हो, 10 एसी भी और लगाते हो, तो उससे कोई संबंध नहीं है उसका, क्योंकि उन एसी को उठाना और चलाना जिम्मेदारी आपके इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, बोर्ड लाइन की है, ग्रिड की है, ना कि आपके इन्वर्टर की। क्लियर है सभी को? एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ बोलिए सफुल्ला। हाँ सर, अभी अभी हमको एक कस्टमर मिल गया, वो कस्टमर को पावर गया तो भी उसको ये मिलना है, क्या बोलेगा, बिजली मिलना है। अभी हाइब्रिड सिस्टम में तो ये होएगा, इंडिपेंडेंट होएगा, वो बैकअप ऐसा ही होएगा। अभी बाहर का ग्रिड का सप्लाई खत्म बंद हो गया, उधर करंट, वो इसमें तो प्रोडक्शन नहीं होगा। वो भी वो यूज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ अभी आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आइडिया है क्या? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली आप पूछ रहे हो हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बात है ना आपका, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं, हाइब्रिड का नहीं है, ऑन ग्रिड का ही है। हाइब्रिड सिस्टम मतलब वो स्टैंड अलोन होएगा, उसमें तो अभी नॉर्मल घर में ये ग्रिड को सप्लाई नहीं जा रहा है तो भी हम हाइब्रिड सिस्टम लगाएगा। हाँ ओके, वो नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम में ही है हमको। वो अभी ग्रिड का सप्लाई नहीं है तो भी वो नहीं है तो बंद होएगा ना, ऑलरेडी प्रोडक्शन बंद होएगा। वो उस टाइम में हमको यूज करना है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, उसके लिए समझ गया मैं। कुछ ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ नया इन्वर्टर कुछ आ रहा है क्या ऐसा? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, आपका क्वेश्चन वैलिड है। आपका कहना ये है कि हाइब्रिड में तो आप ऐसा कर लेते हो कि हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में दोनों दोनों काम होते हैं, जो काम ऑन ग्रिड में होता है वो भी होता है, जो काम ऑफ ग्रिड में होता है वो भी होता है। एक हाइब्रिड सिस्टम ना केवल बिजली बनाएगा पैनल से, जो पैनल में बिजली बनेगी उससे आपके आपके लोड चलाएगा, बल्कि आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा, और लोड भी चल गया, बैटरी भी चार्ज हो गई, उसके बाद जो बची हुई बिजली है उसको कहाँ भेजेगा, वापस भेजेगा ग्रिड में। और जब बिजली चली जाएगी तो जो क्रिटिकल लोड, पूरा घर का लोड नहीं, पूरे घर का लोड से चलेगा आपका कैसे, ऑन ग्रिड से और ग्रिड से चलेगा। लेकिन जो क्रिटिकल लोड है आपका, जो क्रिटिकल लोड आपने आपके ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर के आउटपुट पर लगाया हुआ है, उस क्रिटिकल लोड को वो चलाएगा। कैसे चलाएगा, बैटरी से पावर लेके चलाएगा। बैटरी और जिस सोलर अवेलेबल है, तो सोलर और बैटरी दोनों से पावर लेके आपके लोड को, क्रिटिकल लोड को चलाएगा। और यदि मान लो रात का समय है तो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से पावर लेके वो हाइब्रिड सिस्टम आपके क्रिटिकल लोड को चलाएगा। तो ये बात तो हो गई हाइब्रिड की। अब बात करते हैं ऐसे सिस्टम की जो सैफुल्लाह पूछ रहे हैं कि ना केवल वो बिजली रहते में काम करे, बल्कि बिजली के ना रहने पे भी काम करे। ऐसे सिस्टम पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी ऐसे सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसे इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिनको चलने के लिए ना तो बिजली चाहिए
और ना ही बैटरी चाहिए। क्या चाहिए उनको? उनको चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए सोलर पैनल का पावर। सोलर पैनल में जो पावर बन रहा है सिर्फ उनको वो चाहिए। यदि सोलर पैनल में पावर बन रहा है तो वो उनसे पावर लेंगे, सोलर पैनल से पावर लेंगे, और उस पावर को, जो पावर आ रहा है डीसी पावर, उस पावर को एसी में कन्वर्ट करके आपको 230 वोल्ट का आउटपुट देंगे, एक कांस्टेंट आउटपुट देंगे। लेकिन ऐसे सिस्टम जो है वो अभी फिलहाल में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये पता है, जैसे अभी का मैं देखूं वेदर, अभी मेरे यहाँ एकदम क्लाउडी वेदर है, ठीक है। सपोज कीजिए, मान लो आपके यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना बैटरी की जरूरत है ना इन ग्रिड की जरूरत है, और वो सिर्फ पैनल पे काम कर रहा है, पैनल की पावर पे काम कर रहा है, और पैनल्स पे सडनली एकदम से छाया आ जाती है, एकदम से क्लाउडी वेदर हो जाता है, और जो उसको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए शुरू रहने के लिए या आउटपुट देने के लिए वो नहीं मिल पा रही, तो क्या होगा? सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम बंद हो जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रिप हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी कि फिर वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और यदि मान लो आपका उस समय कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है जिसके लिए आप बिजली पे डिपेंड थे, पावर पे डिपेंड थे, तो वो काम आपका रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास में ना अल्टरनेट पावर ग्रिड का है, ना अल्टरनेट पावर बैटरी का है। तो इसलिए अभी ऐसे सिस्टम जो है वो आ तो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो सैफुल्लाह ने बोला कि जो ना तो ग्रिड जरूरत है इनको, ना बैटरी जरूरत है, डायरेक्ट पैनल से पावर लेके और आपको एक कांस्टेंट 230 वोल्ट जो भी आप चाहते हो उतना आउटपुट दें, वो सिस्टम आ रहे हैं। लेकिन वो अभी ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा उनका प्रचलित नहीं है, वो उनका ज्यादा उपयोग अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम देख लेते हैं चैट में, बैटरीज आर सर सैंक्शन लोड का कितने परसेंट, सर सैंक्शन लोड का कितना परसेंट अलाउड रहता है कैपेसिटी ऑन ग्रिड के लिए? सैंक्शन लोड का आमतौर पे रेसिडेंशियल केस में और कॉमर्शियल केस में डिफरेंट होता है। जैसे मेरे यहाँ पे कॉमर्शियल रेसिडेंशियल में सैंक्शन लोड का 100% अलाउड होता है। यदि आपका घर है, आप घर पे लगाना चाह रहे हो आप, तो आपका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यदि 5 किलोवाट आपका सैंक्शन लोड है तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम ही लगा सकते हो। 4 किलोवाट या 3 किलोवाट का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 5 किलोवाट सैंक्शन लोड में 5 किलोवाट सिस्टम लगा लो। लेकिन ये पक्की बात है कि चाहे रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, जितना आपका सैंक्शन लोड है उससे 1% भी ऊपर सिस्टम आप नहीं लगा सकते, टेक्निकली या लीगली, ठीक है। एंड सर मैक्सिमम सैंक्शन लोड कितना हो सकता है रेसिडेंशियल केस में? वो डिपेंड करता है आपके लोड पे। यदि आप चाहते हो कि आपके घर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट हो जाए, और तो आप 10 किलोवाट के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है सर, इन सैंक्शन लोड में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगता है क्या? हाँ, सीधी सी बात कॉस्ट या टैक्सेस वगैरह? जितना ज्यादा आप सैंक्शन लोड लोगे, आपको पर किलोवाट उतना ही आपके जो फिक्स चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। खासकर ये कॉमर्शियल में तो बहुत ज्यादा होता है। कॉमर्शियल में दो चीजें होती हैं। कॉमर्शियल में आमतौर पे, क्योंकि हर जगह जो स्टेट होती है उसकी पॉलिसी अलग अलग होती है, लेकिन कॉमर्शियल में आमतौर पे सैंक्शन लोड का 80% ही आप सिस्टम लगा सकते हो, एक बात। दूसरी बात, जितना भी आप सैंक्शन लोड लोगे, पर किलोवाट जो फिक्स चार्जेस हैं आपके, वो फिक्स हो जाएंगे। सपोज कीजिए, मान लो 200 रुपए पर किलोवाट, तो यदि आपने 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड लिया है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उसको 200 के मान से 10 किलोवाट का 2000 रुपए तो फिक्स चार्ज आएगा ही आएगा। चाहे वो अपनी दुकान को बंद करके भी चला जाए, 6 महीने के लिए भी दुकान बंद कर दे, उसका 2000 रुपए का पर मंथ का बिल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सैंक्शन लोड, ये कितना आप सिस्टम लगा सकते हो उसके बारे में। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ, जैसा कि सैफुल्लाह बता रहे हैं कि जो सैफुल्लाह ने बिल दिया है वो रेसिडेंशियल है, लेकिन उसका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है, तो ये पॉसिबल है। एक शाहरुख खान का क्वेश्चन था, बैटरीज आर कमिंग इन ऑन ग्रिड आल्सो। गलत। शाहरुख खान जी, बैटरी ऑन ग्रिड इन्वर्टर में कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑन ग्रिड का जो प्रिंसिपल है काम करने का, वही सीधी सी बात यह है
कि उसमें बैटरीज अलाउड नहीं है या उसमें बैटरी होना पॉसिबल नहीं है। यदि किसी सिस्टम में बैटरी लगी हुई है तो या तो वो ऑफ ग्रिड है या फिर वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड जैसे बताया मैंने अभी, वो बिजली भी बनाएगा, बैटरी चार्ज भी करेगा, ठीक है। बिजली मतलब जो पैनल में बिजली बनेगी उनको, उस पावर को लेके बैटरी चार्ज भी करेगा, बैटरी चार्ज करने के बाद पावर बच रही है तो आपका लोड भी चलाएगा, और लोड चलने के बाद ही पावर बच रहा है तो वो आपका जो एक्स्ट्रा पावर है उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। ये होता है हाइब्रिड। यदि किसी इन्वर्टर में बैटरीज हैं तो वो ऑन ग्रिड बिल्कुल नहीं हो सकता, वो या तो होगा हाइब्रिड या होगा ऑफ ग्रिड, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने बताया है देख के सैफुल्ला जी ने, इसलिए मैंने कहा था सभी लोगों से कि आप लोग बिल लेके आइएगा। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर देता मैं और आपको बहुत से पढ़ने क्लियर हो जाते। चलिए, सैफुल्ला ने बिजली बिल जो लेके आया है उसमें वो दिखा रहा है कि जो 9 किलोवाट जो फिक्स चार्जेस है 9 किलोवाट के लिए वो है 720 रुपए, ठीक है। मतलब शायद वो 80 रुपए पर किलोवाट हो गया। अब ये 720 रुपए जो है ये आपके चार्जेस हमेशा आएंगे। आप यदि बिजली बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हो तो भी आपका ये मान लो घर का ये बिजली बिल है और आपके जो सैफुल्ला के जो फ्रेंड है वो 6 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाता है तो भी आपको 720 रुपए के रेट से उसको बिजली बिल आएगा ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि जो फिक्स चार्जेस हैं वो फिक्स है, उसका नाम ही है फिक्स चार्जेस। आप बिजली उपयोग करो और चाहे ना करो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऐसे कस्टमर का भी बिजली बिल जीरो हो सकता है, भले उसके फिक्स चार्जेस आ रहे हों तो भी जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है? जब उसने पिछले साल में, लास्ट ईयर में उसने साल भर में बिजली ज्यादा बनाई हो, ठीक है, और एक्सपोर्ट ज्यादा करी हो, यूज कम किया हो, एक्सपोर्ट ज्यादा करी हो। जब यूज कम करेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो उसको जो उसका बेनिफिट मिलेगा अगले बिल में, जो उसको क्रेडिट मिलेगा वो रहेगा माइनस में, और उस माइनस के जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसके बिल में उससे वो फिक्स चार्जेस जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो बिजली बिल है वो फिक्स चार्जेस होने के बाद भी या तो जीरो रहेगा या माइनस में रहेगा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ये सर नेट मीटरिंग का कितना चार्जेस रहता है, और नेट मीटरिंग की जो अपन से सर मीटर परचेज करते हैं तो उसको टेस्टिंग कराने का कितना चार्जेस लगता है? और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि नेट मीटरिंग के टाइम पे जो हमारा सैंक्शन लोड रहता है उसका चार्जेस उतना ही रहेगा जितना पहले लग रहा था, या सैंक्शन लोड का चार्जेस कुछ बढ़ भी जाता है यदि हम नेट मीटरिंग कर? अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए। कराते हैं तो आपका शुभ नाम बताइए। सार्थक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सार्थक नाम है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, सार्थक की आवाज नहीं आ रही। सार्थक फिर से बोलो। सार्थक नाम है? हाँ, सार्थक श्रीवास्तव, अच्छा एमपी से ही अच्छा, है। आशीष मुझे ये पूछना था, क्वेश्चन या तो सार्थक के तरफ से आ रहे हैं या सैफुल्ला की तरफ से आ रहे हैं, बाकी लोग क्वेश्चन का नहीं कर रहे हैं। हाँ बाकी लोग भी पूछो भाई, हाथ लोग ऐसा समझते हैं कि आपको कुछ नहीं समझा या फिर सब कुछ समझा। नहीं, क्योंकि खास बात यह है कि मैं मतलब अपना सब कुछ काम छोड़ छाड़ के मैं इनको बताने के लिए बैठा हूँ। तो जब मैं सब क्वेश्चन आंसर देने के लिए एग्री हूँ तो ऐसा मौका तो बहुत कम मिलता है। मैं तो बहुत सी अटेंड करता हूँ क्लासेस जिसमें मुझे पूछने का मौका नहीं मिलता, या मिलता भी है तो एक बार में ही वो मना कर देता है बोलने वाला कि बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। अभी मैं सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बैठा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा आपको शेयर करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन पूछो तो। करेक्ट करेक्ट सर। तो चलो अभी फिलहाल मैं सार्थक का मैं आंसर देता हूँ। सार्थक ने दो बातें पूछी थी। पहली बात तो ये है कि सैंक्शन लोड का जो चार्जेस है वो चार्जेस जब हम नेट मीटिंग करवाते हैं तो वो कम होता है क्या, बढ़ता है क्या? ना तो वो कम होता है सार्थक और ना ही वो बढ़ता है। जो आपके चार्जेस हैं सैंक्शन लोड के अगेंस्ट वो उतने ही रहेंगे। हाँ, यदि आपने सैंक्शन लोड बढ़ाया, यदि आपका सैंक्शन लोड सपोज कीजिए 1 किलोवाट था, उसको आप 5 किलोवाट कर रहे हो तो आपके चार्जेस फिर बढ़ सकते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि आपका सेशन लोड बढ़ रहा है तो आपके फिक्स चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। पहला क्वेश्चन आपका क्या था?
पहला क्वेश्चन क्या था इनका आशीष? सार्थक मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप फिर से पूछ लो। सार्थक का फर्स्ट क्वेश्चन था सर कि जैसे नेट मीटरिंग यूज कर रहे हैं तो उसको यदि हम सर गवर्नमेंट सॉरी सर, देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। बोलो बोलो। हेलो कोई भी एक बोल दो, कोई भी एक बोल दो सो क्वेश्चन। सर, नेट मीटरिंग का मेरा क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन ये था कि नेट मीटरिंग में यदि हम करवाते हैं टेस्टिंग, मतलब यदि मीटर खुद से परचेज करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट रहता है, और यदि टेस्टिंग हम करवाते हैं तो टेस्टिंग का कितना प्राइस लगता है? ठीक ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, हम इसमें भी मैं शुरू से बताता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। यदि हम नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो तो बात की बात है कि हम मीटर खरीदेंगे, मीटर टेस्टिंग करवाएंगे। यदि हम सिर्फ और सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो लीगल फीस है, वो लीगल फीस आमतौर पे होती है 1000 रुपए, और किसी किसी स्टेट में, किसी किसी केस में उसके ऊपर में 18% जीएसटी भी होता है। ठीक है, तो यदि मान लो हम लीगली बात करें तो नेट मीटरिंग के लिए 1000 रुपए प्लस जीएसटी मिला के 1180 रुपए होती है आपकी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करने की लीगल फीस। ठीक है, ये या तो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। बहुत से केसेस में ऑनलाइन होती है, लेकिन कहीं कहीं जहां पे डिस्कॉम जो है वो ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो वहां पे ऑफलाइन भी होती है। तो नेट मीटरिंग के लिए जो लीगल फीस होगी कितनी होगी? 1180 रुपए। ठीक है, अप्लाई करने की। अब हम बात करते हैं मीटर की। मीटर जो है, मीटर आमतौर पे आपको डिस्कॉम को देना चाहिए। रूल ये बोलता है कि आपकी डिस्कॉम को, जब आप नेट मीटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी डिस्कॉम जो है वो आपको मीटर अवेलेबल कराएगी, चाहे वो सिंगल फेज का मीटर हो चाहे वो 3 फेज का मीटर हो। ठीक है, आपकी डिस्कॉम को उसको अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिस्कॉम के पास में या तो ये पॉलिसी नहीं होती या मीटर नहीं होती। ठीक है, जब पॉलिसी नहीं है या मीटर नहीं है, जैसे मेरे डिस्कॉम में तो हमेशा मीटर नहीं होते हैं। मैंने जितने भी सिस्टम लगाए हैं अपने, चाहे वो सिंगल फेज का हो, 3 फेज का हो, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट हो, 6.5 किलोवाट हो, 100 किलोवाट हो, मुझे हर केस में मुझे परचेज करना पड़ा। तो जब आप परचेज करते हो तो एक सिंगल फेज का जो नेट मीटर है वो लगभग आएगा आपका 2-3 हजार के अंदर। ठीक है, और सिंगल फेज का जो आपका, सॉरी 3 फेज का जो आपका नेट मीटर है वो आएगा लगभग आपका 4,500 5,000 6,000। ठीक है, तो एक मोटा मोटी मान लें हम फिलहाल में कि 3,000 रुपए का आएगा आपका सिंगल फेज का मीटर, नेट मीटर, और 6,000 रुपए का आएगा आपका 3 फेज का नेट मीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं जनरेशन मीटर की। क्योंकि कुछ डिस्कॉम में चाहे आप कितना भी बड़ा सिस्टम लगाओ, आपको उसमें लगाना पड़ेगा जनरेशन मीटर। काय के लिए? ताकि वो ये देख पाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कि आपका जो इन्वर्टर जो जनरेशन कर रहा है वो कितनी यूनिट कर रहा है। आपका इन्वर्टर में तो फीचर होता है कि इन्वर्टर, हर इन्वर्टर में प्रॉपर्टी होती है, उसकी फैसिलिटी होती है कि वो ये बताता है कि उसने आज कितना जनरेट किया, पिछले दिन कितना किया था, यस्टरडे कितना किया था, पिछले महीने कितना किया था, और पिछले साल कितना किया था, और जब से लगा है तब से लेके आज तक कितना किया था। ये इन्वर्टर तो दिखाता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आपका इन्वर्टर खराब हो गया, आपने इन्वर्टर चेंज कर दिया, अब जो उसकी रीडिंग थी वो तो उसके साथ चली गई। तो ऐसे में यदि मान लो जो बोर्ड है आपका, डिस्कॉम है, वो चाहती है कि वो ये देखे कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है, तो वो आपको एक जनरेशन मीटर लगाने के लिए बाध्य कर सकती है, चाहे आपके सिस्टम का साइज कितना भी हो। जैसे कि मेरे केस में शुरू में जब मैंने 2017 में सिस्टम लगाया था मेरे अपने यहाँ और मेरे कस्टमर्स के यहाँ, तो डिस्कॉम का ये रूल था कि आपको जनरेशन मीटर लगाना ही होगा। तो मेरे घर में न केवल नेट मीटर लगा है बल्कि जनरेशन मीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसा कि अब मेरे यहाँ भी हो गया है, कि एक निश्चित क्षमता के बाद आपको लगाना पड़ेगा जनरेशन मीटर। तो जैसे अभी क्या हो गया हमारे यहाँ कि 15 किलोवाट से ऊपर आप सिस्टम लगा रहे हो तो ही आपको जनरेशन मीटर लगाना है, अदरवाइज सिर्फ आपका नेट मीटर में काम चल जाएगा। तो उस केस में आपको जनरेशन मीटर भी डिस्कॉम को देना चाहिए, या नहीं देती है तो आपको उसको भी परचेज करना पड़ेगा, जो उसका प्राइस भी नेट मीटर से थोड़ा बहुत कम रहता है। यदि मान लो सिंगल फेज की बात करें तो जनरेशन मीटर आ जाएगा आपका 2,000 रुपए शायद, या 2,000 से कम में भी आ जाए। और यदि 3 फेज की बात करें तो वो 4,000 के आसपास आ जाएगा 3 फेज का जनरेशन मीटर। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं छोटे सिस्टम के लिए, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट के लिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आमतौर पे जो डिस्कॉम होती है
वो 3 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन में सिंगल फेस अलाउड नहीं करती है। यदि आपके घर का जो लोड है, सैंक्शन लोड, वो 5 किलोवाट है, तो वो जरूर से 3 किलोवाट 3 फेस में होगा। यदि 10 किलोवाट है तो वो पक्का 3 फेस में होगा, वो सिंगल फेस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो मीटर ले रहे हो वो यदि आपको डिस्कॉम नहीं दे रही है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, और आपकी पॉलिसी के डिस्कॉम की पॉलिसी के हिसाब से आपको नेट मीटर और जनरेशन मीटर, इसको सोलर मीटर भी बोलते हैं, दोनों परचेस करना पड़ेगा। और यदि आपने परचेस किया है तो आपको उसकी टेस्टिंग भी करवानी पड़ेगी। टेस्टिंग की फीस जो होती है वो भी डिस्कॉम की पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग डिस्कॉम में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। लेकिन मैं अपने डिस्कॉम की बात करूं तो मेरी डिस्कॉम में जो मेरा नेट मीटर है या जनरेशन मीटर है सिंगल फेस का, ठीक है, चाहे वो नेट मीटर हो, चाहे वो जनरेशन मीटर हो, सोलर मीटर हो, दोनों की जो हेलो हेलो यस 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 आ रही है आवाज सर। मेरा वीडियो आ रहा है? यस यस आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा, मेरा वीडियो मेरे कैमरे पे रुक गया है ओके ना। तो जो मेरा ये मीटर है, कौन सा मीटर है, नेट मीटर है या जनरेशन मीटर है काय का, सिंगल फेस का, उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1000 रुपए प्लस जीएसटी, यानी 1180 रुपए। और जो मेरा 3 फेस का नेट मीटर या जनरेशन मीटर है उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2000 रुपए प्लस जीएसटी। तो ये मेरे यहाँ का डिस्काउंट का रूल है। हो सकता है किसी के यहाँ कुछ और पॉलिसी हो, इससे कम हो या इससे ज्यादा हो फीस, लेकिन आमतौर पर फीस ऐसी रहती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट श्रीपाद खोबरेकर का है क्वेश्चन। श्रीपाद यू कैन बताइए। अनम्यूट। श्रीपाद मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, आ रही है आवाज? हेलो। यस आ रही हाँ, है। आ रही है, बताइए। सर सर मुझे अर्थिंग के बारे में पूछना था, क्योंकि मोस्टली अभी के इधर वीडियोस देखे हमने, वो पैनल से या स्ट्रक्चर से अर्थिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर है क्या, सिर्फ एलए की लगनी चाहिए ऐसा मतलब? अच्छा, अर्थिंग के बारे में मैं आपको शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि बहुत लंबा चैप्टर है वो, है ना। हर चीज का बहुत लंबा चैप्टर है। मतलब पैनल्स का, इन्वर्टर की, अभी पैनल्स की अपन ने ये नहीं देखी कि पैनल्स की जो केबलिंग होती है वो सीरीज में कब होती है, पैरेलल में कब होती है, इन्वर्टर का इनपुट रेंज क्या होता है, इन्वर्टर का आउटपुट रेंज क्या होता है ना, कम एम्पियर कब बढ़ता है, वोल्ट कब बढ़ता है ना। तो ये सब बहुत डिटेल का क्वेश्चन है। अर्थिंग का भी जो चैप्टर है वो डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं श्रीपाद, 3 तरह की अर्थिंग होनी चाहिए। आदर्श तौर पे देखा जाए तो अर्थिंग जो होनी चाहिए वो 3 तरह की होनी चाहिए। एक अर्थिंग होनी चाहिए आपकी आपके पैनल और स्ट्रक्चर की अर्थिंग होनी चाहिए, पहली अर्थिंग आपके पैनल्स की और स्ट्रक्चर की। सेकंड अर्थिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके एलए की, जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसकी होना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग को किसी और अर्थिंग से मर्ज नहीं किया जाता। उसकी अर्थिंग पूरी ऊपर से लेके और ग्राउंड होने तक एक ही चलती है। ठीक है, और आमतौर पे उसको जिस बिल्डिंग में सिस्टम लगा हुआ है उससे भी अटैच नहीं किया जाता। उसके लिए लगा जाते हैं इंसुलेटर, और इंसुलेटर साथ से नीचे लाया जाता है ताकि वो अर्थिंग जो पावर आ रहा है लाइटनिंग होने के बाद में वो कहीं भी टच ना करे बिल्डिंग को, सीधा ग्राउंड हो जाए वो। तो लाइटनिंग ऐसा जो अर्थिंग होगी वो एकदम सेपरेट अर्थिंग होगी, वो चौड़ी पट्टी की होगी, एल्यूमिनियम की हो चाहे तांबी कॉपर की हो, और वो सीधा इंसुलेटर के माध्यम से सीधा आपकी लाइटनिंग अरेस्टर से कहाँ जाएगी, नीचे ग्राउंड तक जाएगी, और ग्राउंड में जाके उसका प्रॉपर अर्थिंग का रॉड होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर अर्थिंग का कंपाउंड होना चाहिए, और प्रॉपर वहां पे नमी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एलए की अर्थिंग, पहली अर्थिंग। सेकंड अर्थिंग हो गई आपकी काय की, आपके पैनल्स की और स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये अर्थिंग दोनों अर्थिंग होती है। इसको डीसीडीबी की सहायता से जोड़ते हुए, और डीसीडीबी का जो अर्थिंग का जो पोर्ट रहता है वहां से हम नीचे ले जाएंगे, ग्राउंड करेंगे। और थर्ड अर्थिंग जो होती है वो होती है आपके इन्वर्टर की। हर इन्वर्टर में अर्थिंग के लिए एक पॉइंट दिया होता है जहाँ पे ऐसा अर्थिंग का साइन बना होगा। ठीक है, 3-4 लाइनें जो रहती हैं, एक बड़ी छोटी छोटी, वो अर्थिंग का साइन होता है। तो हर इन्वर्टर पे अर्थिंग का एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे आपको अर्थिंग का केबल लगा के और आपको उसको सेपरेटली उसको भी ग्राउंड करना चाहिए। इसलिए जितने भी सिस्टम होते हैं, खासकर जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे हमने अभी जो 100 किलोवाट लगाया था, उस 100 किलोवाट में हमने तीनों अर्थिंग सेपरेट की थी। हमारे इन्वर्टर की अर्थिंग सेपरेट, हमारे एलए की अर्थिंग सेपरेट,
और हमारे स्ट्रक्चर और पैनल की अर्थिंग सेपरेट। कुछ केस में छोटे जो सिस्टम होते हैं, जैसे मेरे यहाँ 2 किलोवाट लगा हुआ है, उस पे हमने क्या किया हुआ है, उस पे हमने हमारे पैनल स्ट्रक्चर और इन्वर्टर की अर्थिंग बस कर दी है। यदि मान लो आपके घर के आसपास में आपका बड़ा सा टावर लगा हुआ है, मान लो मोबाइल का, ठीक है, 100 मीटर के रेंज में या 150 मीटर के रेंज में, तो उस केस में आपको LA छोटा सिस्टम है, मान लो आपका, उस केस में आप LA नहीं भी लगाते हो तो भी आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई लाइटनिंग होती है तो पर्टिकुलरली आपके घर में नहीं होगी, वो आपके एरिया में होगी, और उस एरिया में यदि आपको टावर लगा हुआ है मोबाइल का, तो उसमें ऑलरेडी अर्थिंग होती है, और वो अर्थिंग जो है उसकी सहायता से वो ग्राउंड हो जाता है, तो वो चल जाएगा। अदरवाइज 3 अर्थिंग बहुत जरूरी, ठीक है? 3 अर्थिंग, ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, sir. One more question, sir. Again, बताइए। I am Sarthak Shrivastava. Sir, डिजाइनिंग एंड लेआउट और साइट सर्वे जो होता है, तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, इज इट नेसेसरी ऑलवेज टू डिजाइन द लेआउट ऑन द सॉफ्टवेयर, और वी कैन डिजाइन इट मैनुअली इटसेल्फ? और सर, साइट सर्वे नॉट एट ऑल। अपन साथ साथ वन बाय वन करते हैं। डिजाइनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी और नॉट एट ऑल कंपलसरी, या बिल्कुल जरूरत उसकी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने जो सिस्टम लगाए हैं जितने भी ऑन ग्रिड, उसमें से सिर्फ एक सिस्टम जो था 100 किलोवाट का, उसकी डिजाइनिंग मैंने की थी सॉफ्टवेयर पे। बाकी 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट जितने सिस्टम लगाए मैंने, सबकी डिजाइनिंग मैंने मैन्युअली की हुई है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे सिस्टम में आपको जबरदस्ती सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च क्यों करोगे आप, यदि आप खुद जाके देख सकते हो कि आपका जहां कस्टमर का जो छत है, उस रूफ पे शैडो फ्री एरिया कहाँ पे है, ठीक है, कोई सामने कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है साउथ की फेसिंग में, ठीक है, जहां आप लगा रहे हो। सर, शैडो एनालिसिस एंड इरेडियंस एनालिसिस, ये दो चीज फिर मतलब मैनुअली हो सकते हैं क्या? मैनुअली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये शैडो एनालिसिस होता क्या है? शैडो एनालिसिस ये होता है सार्थक कि जहां पे हम सिस्टम लगा रहे हैं, पैनल्स लगा रहे हैं, वहां पे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कहाँ धूप पड़ती है, कहाँ छाया पड़ती है। यदि वो चीज हम मैनुअली चेक कर सकते हैं, यदि मान लो कस्टमर हमें 6 बजे का, 8 बजे का, 12 बजे, 10 बजे का, 12 बजे का, 4 बजे का और 6 बजे का, ऐसे 5-6 फोटो भेज दे अपनी छत की, ठीक है, या हम खुद जाके देख लें कि भाई यहाँ तो जहाँ साउथ में लगना है जिस एरिया में, वहां पे तो कोई पेड़ है ही नहीं, कोई इमारत है ही नहीं, इनके यहाँ भी, आपके कस्टमर के यहाँ भी कोई ऐसा टावर बिजली का, सॉरी उनका जो चिड़ी का टावर जो होता है वो भी कुछ नहीं है, ना कोई टंकी है पानी की, ना कोई खंबा है, तो फिर काय के लिए शैडो आएगी? तो ये हम मैनुअली चेक कर सकते हैं कि कोई शैडो तो नहीं आ रही है। रही बात इरेडियंस की, तो इरेडियंस तो बिना सॉफ्टवेयर के यदि आप वैसे जाके पता करोगे गूगल पे, तो भी दिखा देगा कि उस एरिया में साल भर में क्या इरेडियंस होता है, वो तो इसका चार्ट मिल जाएगा आपको बना बनाया। तो आमतौर पे मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें तो आप छोटे सिस्टम के लिए जबरदस्ती पैसा मत खर्च करो। हाँ, यदि कोई सॉफ्टवेयर फ्री वाला है, जैसे कि अभी एक मुझे पिछले हफ्ते मैं एक दूसरी क्लास ले रहा था दूसरे चैनल पे, तो सोलर इज माय पैशन नाम का चैनल है जिसपे मैं टीचिंग करता हूँ। तो उस पे आए थे एक सॉफ्टवेयर वाले जिसका नाम है AHA सोलर है, आहा सोलर। यदि आप सर्च करोगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा वो, उनका प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर भी है। वो अभी फिलहाल में फ्री दे रहे हैं फैसिलिटी कि कोई भी उनका जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है, और उस AHA सोलर, तो वो AHA सोलर वाले जो है वो दे रहे हैं कि आप फ्री में उनका ऐप डाउनलोड कर लो, और आपको फ्री में वो आपकी फिलहाल में वो भी दे देंगे, उसकी पूरी जो फैसिलिटी है उसको ऑन भी कर देंगे, रजिस्टर्ड भी कर लेंगे, और कुछ यदि क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको कस्टमर केयर में हेल्प भी कर देंगे। तो ऐसे देखो फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप यूज कर लीजिए। अदरवाइज मैनुअली भी करोगे आप तो छोटे सिस्टम में जो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू चेकिंग है ये वाली, वो रिक्वायर्ड नहीं। Any more questions from any other than Sarthak and Saifullah? श्रीपाद आपको फिर से क्वेश्चन पूछना है? आपको मैंने अनम्यूट किया है। आशीष, मुझको ये बताओ, ये जो हमारे गायत्री हैं, अनामिका हैं, आनंद कोपर जी हैं और महेश हैं,
ये सब क्यों नहीं पूछ रहे हैं कुछ? आनंद कोपर ने हाथ ऊपर किया था, बीच में फिर से लोअर किया। आनंद, यू कैन अच्छा, अनम्यूट और एंड ये गायत्री, अनामिका, अनामिका, गायत्री, सब समझ गया क्या आपको? कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, सर इज देयर टू हेल्प यू। गायत्री, आपके घर में आपने बिजली बिल देखा है कि आपका सैंक्शन लोड कितना है? एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए तो बेटर रहेगा। एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियोस। हेलो गायत्री, आपके घर का, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ चलिए, आपके घर का आपको पता है कि सैंक्शन लोड कितना है? 12 किलोवाट। 12 किलोवाट। आपका हाँ। बिजली बिल कितना? गायत्री के सफिया। यहाँ है, गायत्री के यहाँ बिल ज्यादा आ रहा है, तो ये खुद के घर के लिए प्लान कर सकते हैं आशीष भाई। ये जो बंदे हैं हमारे, ये खुद के घर के लिए एक सिस्टम प्लान कर सकते हैं और उसको लगाएंगे तो उसको कई बेनिफिट होंगे। पहली बात तो ये बेनिफिट होगा कि उनको एक लाइव एग्जांपल मिल जाएगा सिस्टम कैसे डिजाइन करना, कैसे लगाना। दूसरी बात ये है कि आप लोग को एक एग्जांपल मिल जाएगा आपके कस्टमर को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे मैंने बताया था उस दिन क्लास में, वाटर हीटर वाली क्लास में। सर आपका म्यूट हो गया सर। शायद कॉल आ गया आपको फिर से। सबको आ रही है आवाज मेरी? यस सर। यस। आ रही? तो मैं ये बता रहा था कि जैसा कि मैं वाटर हीटर की केस बताया था कि वाटर हीटर में जब मैं मेरे घर पे पहला वाटर हीटर लगाया तो उसको दिखा के मैंने 80 वाटर हीटर लगा दिए। ऐसा ही होता है ऑन ग्रिड में भी। जब ऑन ग्रिड आप लगाओगे, उसके परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो आप उसके बेस पे उसकी खूबियां बताते हुए, उसके कॉन्फिडेंस से या उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप कस्टमर को बताने में सक्षम होगे। कस्टमर आपकी बातों में विश्वास करेगा क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो मन में आएगा आपके, तो आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे और कस्टमर भी कन्विंस हो जाएगा कि नहीं, ये इनके यहाँ जब बिजली बिल इतना आता था और अभी लगाने के बाद इतना कम हो गया बिजली बिल, तो मेरे यहाँ भी कम कर देंगे ये। तो ये एक मैं चाह रहा था कि किसी के यहाँ यदि ऐसा होता तो ज्यादा बेटर होता। एनीवेज, और कोई क्वेश्चंस हैं क्या? श्रीपाद आपके या महेश या आनंद कोपड़ जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन ऑफ यू? श्रीपाद, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? अपने हाथ ऊपर किए हैं, मैंने आपको अनम्यूट। यस। ओके। आदर्श। गायत्री कुछ बोलना चाह रही हैं आप? गायत्री जी बताइए, आपने हाथ उठाया। ओके गायत्री, यू कैन अनम्यूट। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, हम सेपरेट वाटर हीटर जी। लगाते हैं पे वाटर हीटिंग के लिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ। आनंद सर, आपको आ रही है? बात बोलिए। फिर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पे वाटर हीटर लगा सकते हैं क्या? वो लाइट का होता है वो। बोलिए श्रीपाद। हेलो सर। आनंद सर, आपको आवाज आ रही है? गायत्री बोल रही है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस यस आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? यस सर। आई यस थिंक सर, हमारी आवाज आ आवाज रही आ है रही सर। है। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही सर। हेलो सर। आशीष, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हमारी आपकी आवाज आवाज मुझे नहीं आ रही लेकिन। हाँ, आप फिर से ज्वाइन कीजिए सर। एक मिनट। हाँ, मैंने अपना ये हेडफोन ऑफ कर दिया है। अभी आ रही है आवाज हाँ। हमारी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है मुझे। आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी। श्रीपाद, कैन यू आंसर क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ, गायत्री बोल रही हैं क्या?
हाँ गायत्री बोल रहे हैं। हाँ सर, बताइए। वाटर हीटर लगाने से बेहतर ऑन ग्रिड सिस्टम पे लाइट का वाटर हीटर चला सकते हैं ना? फिर से क्वेश्चन पूछो आपका। हम घर में वाटर हीटिंग के लिए सेपरेट वाटर हीटर लगाते हैं सोलर का। हाँ फिर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पे घर में जो लाइट से चलता है वाटर हीटर वो लगा सकते हैं ना? लगा सकते हो, लेकिन उसकी नीड क्या है? वाटर हीटिंग के लिए। तो वाटर हीटिंग लाइट के के लिए आप बोलो ना वाटर। हाँ लाइट के ऊपर जो वाटर हीटर चलता है, लाइट वाटर हीटर। ठीक है ठीक है। देखो मुझे कंफर्म करने दो पहले। आपके यहाँ आपके घर में वाटर हीटर आप लगा रहे हो सोलर वाला, राइट? हाँ। ठीक है। सोलर वाटर हीटर लगा होने के बाद भी आप जो बिजली वाला वाटर हीटर है वो क्या सोलर चलाना चाहते हो? नहीं, सोलर का नहीं लगवाना चाहते, सिर्फ बिजली वाला लगवाना चाहते हैं। वो ऑन ग्रिड ऐसा बोल रहे हो सिस्टम। ना? हाँ। हाँ वो पॉसिबल है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लो, ठीक है, और ऑन ग्रिड हाँ। सिस्टम पे के बाद में आप अपने घर में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगा लो, उसको यूज कर लो। ठीक है, वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो बिजली कंज्यूम करेगा आपके घर पे, ठीक है, हाँ। उस बिजली को जो कंज्यूम करेगा उस बिजली को ऑन ग्रिड वाला सिस्टम जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, हाँ। तो वो जो बिजली आप यूज करोगे वो कंजम्पशन जो हो रहा है आपका, उसको ये जो सिस्टम है आपको कंपनसेट कर देगा। लेकिन हाँ। लेकिन बेटर ये रहेगा गायत्री कि आप ऑन ग्रिड भी लगवाओ और सोलर वाटर हीटर भी लगवाओ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ऑन ग्रिड वाटर हीटर होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो होता है, वो ना केवल, मैंने उस दिन बताया था क्लास में, वो ना केवल बिजली बहुत खाता है बल्कि वो रिस्की भी होता है। चलो बिजली वो खाता है तो वो तो आपने ऑन ग्रिड लगा दिया तो वो कॉम्पनसेट हो गया, लेकिन वो रिस्की भी होता है। प्लस मान लो लाइट गोल हो गई तो वो काम करेगा क्या? नहीं। नहीं काम करेगा। भले से आपने लगाया हुआ है ऑन ग्रिड सिस्टम, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होने के बाद भी आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लाइट गोल होने पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लाइट रिक्वायर्ड होती है। और जब लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो ना तो आपका सिस्टम काम करेगा ये वाला बिजली वाला, ना आपका सोलर काम करेगा। लेकिन यदि आप सोलर वाटर हीटर लगाते हो तो वो बिजली गोल होने पे भी काम करेगा और वो रिस्की भी नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ सर, बट बारिश के मौसम में प्रॉब्लम होता है ना सोलर वाटर देखो हीटिंग। बारिश के मौसम में आप एकदम लिख के रख लो जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना, कि यदि 3 लोग हैं तो लगाते हैं 100 लीटर का वाटर हीटर, यदि हाँ। 4 या 5 लोग हैं तो लगाते हैं 150 का, यदि 6 लोग तक हैं तो लगाते हैं 200 का, यदि 8-9 लोग घर में तो लगाते हैं 300 लीटर का वाटर हीटर। यदि आप इसी प्रिंसिपल पे काम करते हो, आपके यहाँ यदि मान लो 6 लोग हैं और आप 200 लीटर का वाटर हीटर लगाते हो, तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि आपको बरसात में भी आपके वाटर हीटर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा गायत्री, पूरे बरसात के मौसम में पूरे समय पानी गिरता रहे, ऐसा नहीं होता आजकल। क्या हाँ। होता है आजकल? 1 घंटे पानी गिरा और 4 घंटे धूप निकली फिर, और उमस बढ़ गई, बिल्कुल ऐसा होता है। यदि मान लो बरसात के मौसम में 1 घंटे भी धूप निकलती है तो भी आपका वाटर हीटर जो है वो काम करेगा। 1 घंटे धूप निकलती है, और यदि बिल्कुल धूप भी नहीं निकलती है, लगातार बारिश भी हो रही है, तो भी जो एक दिन पहले आपके घर में जो पानी गर्म हुआ था वाटर हीटर में, जो टैंक में स्टोर था, वो काम करेगा। जब लगातार 3 दिन बारिश होगी तब बस दिक्कत जाएगी आपको, और ऐसा होता है साल में सिर्फ 5 दिन। हाँ। ठीक है, बाकी साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ। साल के 360 दिनों में आपको पानी या तो गर्म मिलेगा और या फिर कुनकुना मिलेगा, ठंडा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं। इसलिए मन से दिमाग से बात निकाल दो कि बरसात में वाटर हीटर काम नहीं करता। और वैसे भी बरसात के मौसम में हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाते। हम बहुत गर्म पानी से कब नहाते हैं? सिर्फ ठंड के मौसम में। ठंड में हमको तेज गर्म पानी चाहिए। बरसात में और जब ठंड खत्म हो गई है, मार्च के महीने में, हमको हल्का गर्म पानी चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म पानी, बहुत कम गर्म। तो उतना गर्म पानी आपको बरसात में मिल जाएगा। 4 महीने में आपको कम से कम 3 महीने, 3.5 महीने मिल जाएगा। सिर्फ 5-10 दिन में आपको दिक्कत जाएगी, जब आपको लगातार 3 दिन बारिश हो रही होगी, तब बस पानी नहीं मिलेगा आपको। हाँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और भी क्वेश्चन कि हम बंद करें? सर वन लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि सर ये जो वारंटी और गारंटी है ये इंस्टॉलर अपने ऊपर लेता है, और यदि लेता है तो सर यदि, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 25 ईयर्स के पहले यदि वो अपना बिजनेस बंद कर देता है
और 25 ईयर्स में जब उसने बिजनेस बंद किया उसके बाद यदि हमारा सिस्टम यदि खराब होता है तो उस केस में फिर वारंटी हम कैसे वो करेंगे, मतलब उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे वारंटी को? देखो सीधी सी बात है, 25 साल की वारंटी सिर्फ और सिर्फ मिलती है मॉड्यूल्स पे यानी पैनल्स पे, ठीक है। और वो भी मिलती है कौन सी वारंटी? परफॉर्मेंस वारंटी। आप देखोगे 25 साल की वारंटी के बारे में, आप डीप में जाके देखोगे, आपके उसमें नेट पे जाके या उसके वारंटी टर्म्स जो होती हैं उस पे जाके देखोगे, तो आपको साफ साफ ये मिलेगा कि जो 25 ईयर्स की वारंटी है वो वारंटी प्रोडक्ट की वारंटी नहीं है, वो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस की वारंटी है। मतलब कंपनियां ये बोलती हैं कि हमारे पैनल जो हैं वो 25 साल तक इस रेट से डिग्रेड होंगे और इतना इतना आउटपुट देते रहेंगे। शुरू के 5 साल में वो आपको देंगे 100% आउटपुट, बाद के 5 साल में देंगे वो आपको 90% आउटपुट, बाद के 5 साल में 85%, और 25 साल बाद देंगे वो आपको 75% आउटपुट, ठीक है। तो ये जो आउटपुट की वारंटी होती है, परफॉर्मेंस वारंटी होती है, ये कंपनियां देती हैं, जैसे वारी देती है, विक्रम देती है, और ये वारंटी तो आपको कंपनी से मिलेगी, चाहे आपका इंस्टॉलर बंद कर दिया हो बिजनेस, चाहे कुछ भी कर दिया हो, या वो कंपनी से मिलेगी। लेकिन सीधी सी बात ये भी है कि पैनल को आमतौर पे कुछ होता भी नहीं। यदि आपने पैनल का केयर प्रॉपरली की है, केयर करना मतलब क्या, उस पर कोई पत्थर ना मारे, यदि वो टूट गया, ग्लास टूट गया, तो फिर तो कोई वारंटी नहीं है। एक बार ग्लास ब्रोकन हो जाए, सामने का फ्रंट ग्लास जो है यदि ब्रोकन हो जाए तो फिर कोई वारंटी काम नहीं करेगी। कोई ना आपको इंस्टॉलर वारंटी देगा, ना आपका पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो वारंटी देगी। लेकिन यदि आपने उसको प्रॉपर केयर की है, ना वो ग्लास टूटा है, आप उसको यदि हर महीने आप क्लीन भी कर रहे हो, तो ना केवल आपको वारंटी भी कवर होगी बल्कि आपका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा आपको। यदि आप हर महीने या हर हफ्ते पैनल को क्लीन करते हो, उस पर डस्ट नहीं बैठती है, तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। और यदि आप उस पर चढ़ते नहीं हो, आप उस पर खड़े नहीं हो रहे हो, या आप उस पर कुछ ऐसा छाया नहीं पड़ने दे रहे हो, तो क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपके पैनल पे आपने इतना बड़ा कुछ स्टिकर लगा दिया, ठीक है, एक सेल के ऊपर में आपने इतना बड़ा स्टिकर लगा दिया। अब वो स्टिकर जो है वो क्या करेगा, उतने हिस्से में आपकी जो सूरज की जो रोशनी है वो पड़ने से रोकेगा उसको, ठीक है। बाद में क्या होगा, धीरे से वहां बन जाएगा हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट बन जाएगा तो उस जगह पे जब पावर हॉटस्पॉट बन जाएगा तो इट मे पॉसिबल कि वहां गर्मी के कारण फायर हो जाए और पैनल में आपका मतलब फायर से कारण नुकसान हो जाए। तो ऐसा यदि कुछ होता है तो फिर कोई वारंटी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। या फिर आप सपोज करो, आपको लगता है कि पैनल तो काफी मजबूत है और आप उस पर चढ़ के आप कुछ अपना सामान सुखा रहे हो या कुछ फिटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने पैनल पे चढ़ लिए। जब पैनल पे आप चढ़ते हो तो क्या होता है, पैनल में माइक्रो क्रैक्स आते हैं। वो माइक्रो क्रैक्स आपको आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन उसके सेल जो है उसमें एकदम छोटे छोटे बारीक क्रैक आ जाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो क्रैक्स। और जो सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं ईएल टेस्टिंग, पैनल्स की होती है ईएल टेस्टिंग, सिर्फ उसमें दिखते हैं, वो आपको नंगी आंख से नहीं दिखेंगे वो। तो वो यदि माइक्रो क्रैक्स भी आ गए हैं आप ही गलती के कारण, तो भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी, ठीक। और यदि आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो, आप पैनल की प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो आपको किसी कंपनी की या किसी इंस्टॉलर की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैनल वैसे भी काम करेंगे 20-25 साल। और 20-25 साल देखा किसने है यार, पता नहीं, अपन भी रहते नहीं रहते उस समय तक, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? Adarsh, you want to ask any question? Nilesh, Adarsh. यस सर, एक सर अर्थिंग के कनेक्शन में क्वेश्चन था। बताइए। जी सर, मोस्टली कस्टमर ये पूछते हैं, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वो बोलते हैं कि हम अर्थिंग अपना जो रेगुलर कर रहे हैं, एसी अर्थिंग जो रेगुलर जो करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो उसके साथ इसको इंक्लूड कर दे क्या? मतलब जो अपना इन्वर्टर का अर्थिंग हो गया। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपके जो बिल्डिंग की जो रेगुलर अर्थिंग है उसमें आप अपने इन्वर्टर के अर्थिंग को बड़े आसानी से जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें आपकी दो चीजें नहीं जोड़ेंगी। एक तो पैनल और स्ट्रक्चर की जो अर्थिंग कर रहे हो आप वो, और एक जो आपके एलए की अर्थिंग है वो नहीं जुड़ेगी, है ना। बाकी आप जरूरी नहीं कि आप 4 अर्थिंग करो, एक पहले से अर्थिंग जो होके रखी हुई है वो, एक इन्वर्टर की, एक पैनल स्ट्रक्चर की और एक एलए की, इतना जरूरी नहीं है आपको। टोटल मैंने इसलिए बताया आपको कि 3 अर्थिंग चाहिए आपको, 3 अर्थिंग। 3 अर्थिंग कौन सी? एलए की सेपरेट, और पैनल स्ट्रक्चर की सेपरेट, और एक
इन्वर्टर की सेपरेट, और इन्वर्टर की अर्थिंग को आप उनकी मेन अर्थिंग में जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सर मतलब इसके लिए कैसा होगा कि एक अपना ये अर्थिंग हो गया, जो रेगुलर अर्थिंग है उसमें इन्वर्टर की हो गई, हाँ, एलए और एलए की एक सेपरेट अर्थिंग और पैनल की सेपरेट अर्थिंग। पैनल और इन्वर्टर की सेपरेट, ओके, है ना। सर इन्वर्टर की जो मान लीजिए एग्जिस्टिंग अर्थिंग में कनेक्ट कर दिया नहीं नहीं, और सॉरी, पैनल और स्ट्रक्चर बोला मैंने, पैनल और स्ट्रक्चर। ओके, पैनल तो और मतलब स्ट्रक्चर की अर्थिंग एक हो गई, एक हो गई जी। एलए की, और इन्वर्टर की अर्थिंग को अपने रेगुलर जो अर्थिंग है उसमें कनेक्ट कर दिया, राइट। ओके ओके, मतलब हमें सिर्फ दो या एक्स्ट्रा अर्थिंग निकालनी पड़ेगी, एक हाँ, तो दो existing निकालनी में पड़ेगी connect कर एक्स्ट्रा, एक एलए के लिए और एक Right. पैनल और स्ट्रक्चर के लिए। और अगर पुराना साइट है जिसमें पहले से अगर एसी अर्थिंग किया है, जो पुराना है, अभी तो नए केमिकल अर्थिंग कर रहे हैं, तो हाँ। फिर हम रेकमेंड करते हैं कि एक केमिकल अर्थिंग का अलग से नया बना दे। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है सर? जरूरत नहीं है। पुराना अर्थिंग यदि है तो उसमें जी। उन्होंने नमक कोला कुछ तो डाला होगा ना, जी जी, वो भी सफिशिएंट है इन्वर्टर के लिए, ओके ओके है सर, ना। ठीक ठीक। जी जी। एनी मोर क्वेश्चंस? सर मेरा नेटवर्क चले गया था, मैं सार्थक बोल रहा हूँ। सर हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वायर्स रहते हैं, केबल्स, मतलब एसी केबल, डीसी केबल्स, इन्वर्टर एंड नेट मीटर। सर सपोज मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उसके कारण, यदि मतलब कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है जिसके कारण हमारा इन्वर्टर खराब हो जाता है, या नेट में, या हमारा केबल्स जल जाती है, या हमारा मान के चलिए मीटर ही खराब हो जाता है, तो ये 3 चीजों की वारंटी फिर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो इस चीज की वारंटी सर इंस्टॉलर देते ही नहीं है क्या? सिर्फ नहीं। पैनल्स की वारंटी देता है क्या? पैनल की वारंटी देते हैं, आमतौर पे इन्वर्टर की वारंटी भी मिलती है, लेकिन वो 25 साल की नहीं होती। इन्वर्टर की वारंटी होती है सिर्फ 5 साल की या 7 साल की। यदि आपको उससे ज्यादा की वारंटी चाहिए तो फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आमतौर पर जितने भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको 5 साल की वारंटी तो देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जैसे के सोलारी हो गया, जो के सोलारी है वो वारंटी देता है 7 साल की, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो रेगुलर वारंटी देंगे 5 साल की या 7 साल की, लेकिन आप उनको एक्स्ट्रा पे करते हो तो वो 10 साल की वारंटी भी देते हैं। एंड सर नेट मीटर? नेट मीटर पे तो कोई वारंटी नहीं मिलती। वो तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे मान लो आपका डिस्कॉम है ना। Yes. डिस्कॉम में मान लो लगाया हुआ है आपकी केस, मान लो डिस्कॉम प्रोवाइड करा रहा है, तो इन केस मान लो आपका मीटर आपकी गलती से नहीं जल रहा है, किसी ऐसे कारण से जल रहा है जो आपकी हरकतों के बियॉन्ड है ना, तो वो खुद आके चेंज करेंगे वो डिस्कॉम। और सर यदि हमने परचेस करके दिया तो हमने तो परचेस करके दिया हो तो फिर हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मतलब एकदम क्लियरली पता नहीं है, और ऐसा केस आया भी नहीं है आमतौर पे कि मीटर खराब हुआ, मीटर जला हो, है ना। यदि मान लो मीटर जल रहा है तो विदिन, यदि मान लो 1 साल की वारंटी दे रहा है आपका मीटर मैन्युफैक्चरर, तो 1 साल के बाद आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। अच्छा Actually क्या है, and sir can you name some companies who manufacture the net meter? दो तीन कंपनियां हैं जो फेमस भी हैं और अच्छे मीटर बनाती भी हैं। उनके नेम में लूंगा। एक तो है सबसे टॉप पे है सिक्योर, ठीक है। सिक्योर कंपनी जो है वो सबसे टॉप पे है, सभी डिस्कॉम जो है उसके नेट मीटर और जनरेशन मीटर को अप्रूव करती हैं, अप्रूव्ड कंपनी है वो सिक्योर, SECURE सिक्योर। और दूसरी है L&T जो महाराष्ट्र में ज्यादा चलती है, और एक चलती है हमारे इस तरफ में HPL। तो सिक्योर, L&T एंड HPL, ये 3 कंपनियां जो हैं ये नेट मीटर्स और जनरेशन मीटर बनाती हैं। सर तो प्राइवेट कस्टमर्स के लिए ये अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, जैसे हम यदि एज एन इंडिविजुअल खरीदने जाए तो? हाँ, मिल जाते हैं, जैसा पैनल मिल जाते हैं, इन्वर्टर मिल जाते हैं ना, वैसे ये भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यू कैन पे एंड यू कैन बाय, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। मैं भी आपके MP का ही रहने वाला हूँ सर, जबलपुर का। जबलपुर का? हाँ, तो आप बिल्कुल, आपके यहाँ सिक्योर का बंदा है जो, है ना, वो उसका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा सर। हाँ हाँ, ठीक है ना। राइट सर, ओके, थैंक यू। आशीष जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, आदर्श जी बताइए। जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाज रिगार्डिंग विद स्ट्रक्चर। सर मेरे यहाँ पे मैंने 2 तरह के स्ट्रक्चर देखे। एक जो हम छत की जो उसकी होती है उसमें इंसर्शन करके जो करते सीमेंट कंक्रीट का वो बना के, एंड सेकंड स्टाइल जो मैंने देखा है वो अमेरिकन बोल्ट यूज करते हैं जो सीधा साइड की दीवारों में लग जाते हैं, तो छत को कहीं दिक्कत नहीं होती है।
एंड उसी के रिलेटेड में सर दूसरे जो एक तो ये हो गया कि ऑन साइट फैब्रिकेशन करते हैं, एंड सेकंड इज की जो फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स आते हैं कि उसको नट बोल्ट से जोड़ के वो ऑन साइट पे असेंबल कर देते हैं। तो सर आपके हिसाब से विच इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि जिसमें ज्यादा हवा तेज आए तो भी दिक्कत ना हो और प्राइसिंग के हिसाब से भी अच्छा रहे? देखो, बेस्ट स्ट्रक्चर तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एज पर साइट कंडीशंस होता है। अभी जो आपने बताया ना आदर्श, ये सिर्फ 2-3 टाइप का बताया आपने। अभी कम से कम 5-7 टाइप के स्ट्रक्चर और भी हैं। यदि आप बात करते हो जहां मेरा 100 किलोवाट का प्लांट लगा है, उस पे ना तो ये जो असेंबल्ड करना पड़ता है बोल्ट लगा के, वो वाला भी काम नहीं करेगा। जो आपने जो बताया अमेरिकन नट बोल्ट्स वाला भी काम नहीं करेगा। जो ड्रिल करते हैं वो वाला भी काम नहीं करेगा। जो साइट पे आके फैब्रिकेशन करते हैं वो वाला भी काम नहीं करेगा। इस पे सिर्फ और सिर्फ काम करेगा, आपको भी सर्च करना नेट पे, मिनी रेल या माइक्रो रेल। ठीक है, वो क्या होगा, एक पट्टी होगी एल्यूमिनियम की या स्टील की, लगभग 6 इंच की या 12 इंच की। छोटी है तो मिनी रेल बोलेंगे, और वो एकदम छोटी है तो माइक्रो रेल बोलेंगे। वो पट्टी जो होगी, वो पट्टी में 4 छेद करके, और जो सेल्फ थ्रेडिंग जो बोल्ट होते हैं उसकी सहायता से हम उनकी जो प्रोफाइल शीट है उस पे पट्टी को लगा देंगे। और वो 4 पट्टी लगाने के बाद में एक पैनल को उस 4 पट्टी पे बिठा के, और एंड क्लैंप या जेड क्लैंप, यदि बाजू में एक और पैनल लग रहा है तो जेड क्लैंप, एंड क्लैंप, सॉरी यू क्लैंप। और यदि मान लो बाजू में पैनल नहीं लग रहा है, वो पैनल लास्ट पैनल है उस सीरीज का, तो वहां पे जेड क्लैंप या एंड क्लैंप बोलते हैं, वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जेड क्लैंप और यू क्लैंप लगा के जो पट्टी में अपन कसते हैं माइक्रो रेल में, ये तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो गया। क्यों बेस्ट हो गया? क्योंकि इसकी जो हाइट होती है ये माइक्रो रेल की, वो होती है सिर्फ 2 इंच या 3 इंच, कैसे प्रोफाइल शीट से। तो उस 2-3 इंच में कभी हवा घुसती ही नहीं। यदि खत उड़ेगा, मान लो तेज आंधी आएगी, तो पूरा आपका स्ट्रक्चर उड़ेगा, तभी वो पैनल खराब होगा। अदरवाइज पैनल उड़ जाए सिर्फ, ये कभी किसी केस में नहीं होगा। तो बेस्ट तो ये हो गया। लेकिन सीधी सी बात है, ये बेस्ट कब हुआ? जब आपके पास में आपको बड़ा प्लांट लगाना हो 50-100 किलोवाट का, और आपके पास में प्रोफाइल शीट हो। यदि आपको छोटा प्लांट लगाना है, तो छोटा प्लांट लगाने के लिए तो लगाता नहीं प्रोफाइल शीट में, वो कहाँ लगाता है? आरसीसी रूफ पे लगाता है। और जब आरसीसी रूफ पे लगाता है, तो बेस्ट ये होगा कि हम ऐसा प्लांट लगाएं जिसपे छाया ना भी पड़े और उसकी हाइट कम से कम भी हो। क्योंकि जितनी हाइट रहेगी, सीधी सी बात है, एक कॉमन सा सेंस है कि विंड प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जैसे मैंने मेरे कस्टमर के यहाँ लगाया है, तो मैंने मैक्सिमम लोगों के यहाँ यूज किया है ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स जो होते हैं आदर्श, ये आते हैं एल्यूमिनियम में या हॉट डिप जीआई में आते हैं। हॉट डिप जीआई के ट्रायंगल्स मैंने इस्तेमाल किया है। हॉट डिप जीआई का आप ट्रायंगल ले लो, 2 ट्रायंगल पे एक पैनल लगता है, और तीसरे एक और पैनल लगाना है तो एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा लगा लो। मतलब 2 पैनल पे एक ट्रायंगल, 3 पैनल पे 2 ट्रायंगल, 4 पैनल के लिए 3 ट्रायंगल, ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, आपने ट्रायंगल मंगवा लिए, वो डिसमेंटल होके आते हैं, उनको असेंबल करना होता है। जैसे ही घर पे आया आपने नट बोल्ट लगा के उनको असेंबल कर लिया, आपने ड्रिल करके उनको लगा दिया। उस ट्रायंगल की हाइट होगी मुश्किल से मुश्किल 1 फीट या 1.25 फीट। ठीक है, और आपने छत पे उस जगह पे लगा दिया जो साउथ डायरेक्शन में है, और जहाँ पे धूप बिल्कुल पूरे समय दिन भर रह रही है, जहाँ पे छाया नहीं आ रही, ना तो किसी बिल्डिंग की, ना किसी पेड़ की, और ना ही आपके कस्टमर के या आपके घर की बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल से इतना दूर लगाया आपने कि सुबह 6 बजे की धूप भी जब निकल रही है तो भी उस पर पड़ रही है। ठीक है, और शाम को 4 बजे भी सूरज डूब रहा है, 5 बजे भी, तो भी वो जो उसकी आपकी साउथ वेस्ट साइड की जो बाउंड्री वॉल है, उसकी छाया आपके पैनल पे नहीं पड़ रही। ऐसे आपने सेंटर में बिल्कुल लगा दिया जहाँ पे, तो वो तो बेस्ट हो गया, क्योंकि वो एकदम जमीन से कितना ऊंचा है, 1.5 फीट ऊंचा है, तो उस पर कभी विंड प्रेशर नहीं आएगा। जितना ऊंचा करोगे आप, उतना आपका विंड प्रेशर बढ़ेगा, उतना आपको मजबूती बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर, तो जनरली यहाँ पे, जैसे मैं राजकोट में रहता हूँ गुजरात में, तो यहाँ पे टेरेस का स्पेस मतलब मोस्टली 3 किलोवाट की आइडियल में रहता है, और उनको वो टेरेस यूज करना होता है। तो मिनिमम से मिनिमम सब 6 फीट तो फ्रंट लेग को लेके जाते हैं, और पीछे का 9 से 10 फीट को लेके जाते हैं। सर इस केस में आपके हिसाब से सर व्हिच इज द बेस्ट? लाइक अमेरिकन बोल्ट का भी मैंने बहुत सारे जगह पे इसका स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन देखा है, क्योंकि उनको छत बिगाड़नी नहीं होती है, और फिर लीकेज का भी कई प्रॉब्लम होता है जो अगर क्वालिटी काम नहीं करते तो। लेकिन जो पुराने प्लेयर्स है वो कहते हैं कि बेस्ट तो मतलब ये आरसीसी इसको बना के इंसर्शन ही टेक्निक ही अच्छी है। हाँ, देखो क्या है, यदि मान लो आप उनको छत का उपयोग भी करना है, ठीक है, तो वो शायद चाहते होंगे कि आप उनको लगाओ एलिवेटेड स्ट्रक्चर।
एकदम Right. हाइट वाला, ठीक है ना, क्योंकि उनको छत, जी। आपने कहा उनको छत भी उपयोग करना है, जी, ठीक है। तो 3 किलोवाट के लिए 6 पैनल होते हैं, 3 किलोवाट के जी। सिस्टम के लिए 6 पैनल होते हैं, ठीक है। तो नहीं सॉरी, 3 चिंग 18, नहीं 9 पैनल होते हैं, 9 पैनल 9 हो पैनल जाएंगे होते जी। हैं। तो वो 9 पैनल के लिए आप 9 पैनल का स्ट्रक्चर जो है वो बुलवा लो एलिवेटेड वाला, उसको आप जैसा भी आपके लिए बेस्ट लग रहा है आपको, यदि आपको लग रहा है कि आप उसमें ब्लॉक बना के उसमें थ्रेडिंग करो, उसमें इंसर्ट करो, तो वैसा कर दो और खड़ा कर दो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। सर तो अमेरिकन बोल्ट वाला अच्छा रहेगा या फिर इंसर्शन वाला? यार अमेरिकन बोल्ट इंसर्शन ये साइट के हिसाब से सिलेक्ट होता है आदर्श। अभी मैं उसमें कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कभी उसमें गुजरात में कभी गया नहीं किसी इंसर्शन के लिए, तो मुझे वहां का बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। आप आपके जो आसपास के लोग हैं वो उनने कैसा सिस्टम लगाया हुआ है, कहाँ दिक्कत जा रही है कहाँ दिक्कत नहीं जा रही है, या फिर वो जो आरसीसी रूफ है उसकी मोटाई कितनी है ना। या अपन जब उसको मान लो इंसर्शन कर रहे हैं तो इंसर्शन करने के टाइम में अपन उस पर क्या लिक्विड जो आता है, एक लिक्विड भी आता है आपने देखा होगा, एक गन आती है, गन से अपन वाटर प्रूफिंग लिक्विड डालते हैं, क्या आप वो डाल के यूज कर रहे हो क्या, ये अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है वहां पे उस कंडीशन के हिसाब से, और जितना आप सिक्योर कर सकते हो उस कस्टमर को और उसके लीकेज को, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। राइट सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्वर्टर, कि जैसे हमारे मतलब एक अच्छी ब्रांड्स के जो कुछ इन्वर्टर्स आते हैं, जैसे ल्यूमिनस के हो गए या फिर दूसरे जो एबीबी के आते हैं, कस्टमर इनकी इंक्वायरी करते हैं तो बोलते हैं कि अगर अच्छा इन्वर्टर आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी के टर्म्स में तो मोस्टली अभी 95 प्लस तो रहते ही है। वारी के भी हो गए, पॉलीकैब के हो गए, यहाँ पे जनरली सॉलिड के डालते हैं या के सोलर के डालते हैं। तो एक ये कैटेगरी होगी, दूसरी हो गई ल्यूमिनस हो गया, एबीबी हो गया। तो सर इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस है, तो आपकी अगर कोई साइट इंस्टॉलेशन में आपने ये अच्छे वाले मतलब जो ल्यूमिनस हो गए, एबीबी हो गए, और कंपैरेटिवली वारी, पॉलीकैब या फिर के सोलर, सॉलिड, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या मिला सर? अगर किसी अच्छे कस्टमर को ये पिच कर रहे हैं तो उसमें व्हाट विल बी द मेन यूएसपी कि उसको मतलब क्यों ये डाले? अच्छा, सबसे पहले तो अपने को देखना ये पड़ेगा कि जो इन्वर्टर अपन लगा रहे हैं उस इन्वर्टर की कंपनी का नेटवर्क कैसा है, सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये उसकी यदि उसके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर पर्याप्त मात्रा में होंगे आपके एरिया में तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। यदि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आने के बाद यदि खराब होता है ये, इसमें कोई दिक्कत जाती है या इवन उसकी सेटिंग चेंज करना है या कुछ भी थोड़ी बहुत फॉल्ट फाइंडिंग करना है, तो ये कौन करेगा? ये वही कर पाएगा जो उससे जुड़ा हुआ स्टाफ होगा, डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उनका इंजीनियर होगा ऑथराइज्ड। यदि मान लो अपन ने लगा लिया फ्रोनियस का, सपोज कीजिए, फ्रोनियस भी एक बहुत ब्रांडेड इन्वर्टर है, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बहुत चलता है। अपन ने फ्रोनियस लगा लिया, लेकिन फ्रोनियस का आपके पूरे शहर में, आपके पूरे स्टेट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है ही नहीं। आपने वो नेट से मंगाया था मान लो और बॉम्बे से आया था वो, तो क्या आपके लिए वो सही है? नहीं है। लाख उसकी अच्छी से अच्छी खूबियां हो, उसका आउटपुट 99.99% हो, लेकिन तब भी वो काम का नहीं है आपके। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं तो खैर ल्यूमिनस वगैरह पे विश्वास नहीं करता, ल्यूमिनस हुआ, माइक्रोटेक हुआ, इन पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं मतलब बिंदास हूँ जो बोलने में, मैं किसी का वो नहीं करता, क्योंकि ये कंपनियां जो है, ये कंपनियां शुरू से रही हैं इलेक्ट्रिक इन्वर्टर के मामले में एक्सपर्ट। लेकिन चूंकि इनका नाम चल गया है तो कस्टमर इनका नाम बोलता है, उनको रटा हुआ नाम ल्यूमिनस इन्वर्टर, उसने आपने आसपास में ल्यूमिनस के इन्वर्टर देखे इलेक्ट्रिक वाले, तो वो वही बोलता सोचता है कि इन्वर्टर मतलब ल्यूमिनस। लेकिन उनको अपने को एजुकेट करना पड़ेगा, सिंस वी आर इन दिस फील्ड, कि ये जो इन्वर्टर ल्यूमिनस का, ये इलेक्ट्रिक इन्वर्टर के मामले में बेस्ट है। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसके मामले में ये भी नया है, क्योंकि इसने अभी या तो बहुत सी कंपनियों ने तो खुद का बनाना शुरू भी नहीं किया है, वो किसी से बनवा के अपना ठप्पा लगा के बेच रही हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बनाना शुरू भी किया है, तो अभी वो एकदम इनफैंट स्टेज पे हैं, बहुत नई नई कंपनियां हैं वो अभी, ठीक है। लेकिन पॉलीकैब हो गया, सोलिस हो गया, के सोलारी हो गया, या ग्रोवाट हो गया, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां बहुत सालों से इन्वर्टर बना रही हैं, ठीक है। जैसे पॉलीकैब तो बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, ग्रोवाट भी बहुत, और इनके बहुत कई लाखों सिस्टम लग चुके हैं इंडिया में, इनका नेटवर्क भी अच्छा है, पॉलीकैब का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, पॉलीकैब का जो टीम है फॉल्ट फाइंडिंग की वो भी अच्छी है। या के सोलारी की आप देख लो, के सोलारी अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर है या असेंबलर बोल दो, है ना, क्योंकि कुछ पार्ट्स तो बाहर से आते हैं, वो तो हर चीज में आते हैं,
है ना। जी तो जी के सोलारी जो है उसकी टीम अच्छी है, उसका जो एमडी है वो उनसे मेरी पहचान है, उनका जो स्टाफ है उनसे मेरी बात होती रहती है, वो स्टाफ बड़ा एफिशिएंट स्टाफ है, आपकी फॉल्ट फाइंडिंग करता है। और जी के सोलारी का इन्वर्टर भी हैवी ड्यूटी है, मेरे यहाँ 4 साल से लगा हुआ है, कभी कोई दिक्कत नहीं ओके गई। ठीक है, तो आप राइट कस्टमर को एजुकेट करो कि जो इन्वर्टर हैवी ड्यूटी है, अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, जिसको हमने देखा हुआ है, इसके लिए हमारे मन में पास कॉन्फिडेंस है, हम इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट और जिसका राइट नेटवर्क अच्छा है हम वो देंगे आपको, ना कि हम ये आपको ऐसे देंगे फर्नेस जैसे जो बाहर डेल्टा हो गया, फर्नेस हो गया, ये बाहर कंपनियां जी जिनके यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है। और एक और बात लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा जी कि आपका जो इन्वर्टर है, ठीक है, जैसे आपने एबीबी की बात की, आप ये भी देख लो कि आपका इन्वर्टर किस सेगमेंट में सही है। एबीबी जो जी है वो आमतौर पे बड़े जो इन्वर्टर्स होते हैं 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, इनके लिए सही होता है, क्योंकि वो उतना कॉस्टली होता है इन्वर्टर। और जो 100 किलोवाट सिस्टम लगा रहा है वो बंदा उतना पैसे वाला होगा कि वो उसको अफोर्ड कर लेगा। एक जो जी बंदा जी जो 2 किलोवाट सिस्टम लगा रहा है, 3 किलोवाट लगा रहा है, वो एबीबी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जी उसको सर फिर क्या होना, उसको या तो पॉलीकैब होना या के सोलारी होना, ताकि सस्ता भी मिल जाए और काम भी अच्छा करे और सपोर्ट भी अच्छा मिले कंपनी का। ठीक है, राइट राइट तो मतलब हम सर एफिशिएंसी वर्सेस नेटवर्क पे मतलब डिसीजन ले हाँ कि बस बस एफिशिएंसी भी बस अच्छी हो, नेटवर्क का मतलब सर्विस भी बस अच्छी हो। बस बस बस, राइट राइट जी है सर ना। चलो, जी थैंक यू सर। और कुछ? महेश ने आई थिंक हाथ ऊपर किया है। महेश, आपको कुछ पूछना है क्या? यस सर। महेश, हाँ बोलो। यस सर। बताइए। सर मेरा नाम महेश है। हाँ मेरा क्वेश्चन है सर, ये स्ट्रिंग में 10 पैनल है। हम्म, ओके, मैंने थोड़ा स्केच किया है अभी। अच्छा ये स्ट्रिंग में 10 पैनल है। ओके, अच्छा, थोड़ा दिखाई नहीं दे होगा ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं दिख रहा है स्ट्रिंग मुझे। में 10। ओके ओके ओके, थैंक यू। स्ट्रिंग हम्म में 10 पैनल है, और सर ये नेगेटिव इधर पैनल का आसपास ही आएगा, और सर ये हम्म पॉजिटिव रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा सर। पैनल का ये आउटपुट रहता है ना, इतना ये वेस्ट हो जाएगा। इसका कनेक्शन इधर ही ऐसे तो एडजस्ट करने के लिए कुछ रास्ता हो जाएगा? हाँ मैं बता रहा हूँ आपका मैं समझ गया। देखो आपका नाम महेश भाई, देखो क्या है, ये जो आपने ये बनाया है ना, इसको बोलते हैं पूरा सीरीज कनेक्शन। ओके। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ना, हाँ ये है सीरीज हाँ सर। कनेक्शन। ये पूरा सीरीज कनेक्शन है। इसमें आप हर ओके। पैनल का जो पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव में डाल रहे हो, राइट? हाँ ठीक यस है सर, यस सर, है ना। यस सर, और इससे यस क्या सर, हो रहा है, इससे आपका जो सिस्टम का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है। यस। ठीक है, हाँ यस सर। आपके जो पैनल्स का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ रहा है, और जो करंट का आउटपुट है वो तो सेम रह रहा है। यदि मान लो आपने हाँ आपने सर। यहाँ पे आपने यूज किया है मान लो 300 वाट का पैनल, तो 300 वाट का हाँ पैनल यदि मान लो 24 वोल्ट का है ना, ओके। और उसका यस सर। 24 वोल्ट का तो सिर्फ वो नाम का रहता है, उसका जो वीओसी है वो वीओसी है मान लो 40 वोल्ट। ठीक है, और उसका वीएमपी है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मान लो 36 वोल्ट है। तो 36 इंटू 10 360 वोल्ट का सिस्टम हो गया ये, राइट? है ना? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, शायद उसको। हाँ ये शायद महेश, महेश आवाज आ रही है आप सुन आपको? पा रहे हो? महेश सुन पा रहे हो मुझे? महेश? ओके सर। महेश का नेटवर्क गड़बड़ लगता है। ओके ठीक सर, है, क्वेश्चन है सर ओनली वो कनेक्शन के बारे में सर। मैं ये से सुन पा रहा हूँ सर आपका। मैं हाँ हाँ तो हाँ ये सर, जो है ना, ये हेलो, हेलो, आप तो बोलिए सुनाई दे बोलिए रहा सर। हाँ 360 वोल्ट का जो हो गया ना महेश ये सिस्टम, है ना, इसका वोल्ट बढ़ के 360 हो गया, बट इसका एम्पियर जो है वो सेम रहेगा। यदि मान लो एक पैनल बना रहा है 8 एम्पियर, तो अभी भी आउटपुट 8 एम्पियर ही आएगा, सिर्फ उसका वोल्ट 660 होगा। तो ये सिस्टम जो है, इसको आप बोल रहे हो कि वो पॉजिटिव वाला जो है वो इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो आप क्यों चाह रहे हो कि वो पॉजिटिव वाले को आप यहाँ तक लेके आओ? आपका इन्वर्टर आप वहां पे लगाओ जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की जो वायर्स है, केबल